अस्सलामुअलैकुम बेटा। अपनी आज की क्लास के अंदर हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के टॉपिक को इंशाल्लाह ताला कवर अप कर रहे होंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के कॉन्सेप्ट बेतहाशा आपको पेपर के अंदर मिलेंगे। इधर यू आर अप्लाइंग इन एनी बिजनेस यूनिवर्सिटी, इधर यू आर अप्लाइंग इन एनी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी, इधर यू आर अप्लाइंग फॉर द सीएस और एनी कोर मैकेनिकल और कोर इंजीनियरिंग फील्ड। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है? देखो, सबसे पहले अगर आपको कभी भी दुनिया के अंदर इक्वेशंस के टॉपिक को समझना है ना, तो उससे पहले हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है। इस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है पॉलिनोमियल्स। भाई, कोई ऐसा बच्चा जो मुझे बता सके पॉलिनोमियल होता क्या है? एनी वन ऑफ यू। पॉलिनोमियल किसे कह सकते हैं भैया? हमारे पास दुनिया के अंदर पॉलिनोमियल होता क्या है? भाई देखो, पॉलिनोमियल को हमें समझना बड़ा जरूरी होगा। अगर मैं सबसे पहले समझना चाहता हूँ ना क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती क्या है, तो उसके लिए हमें समझना पड़ता है वर्ड पॉलिनोमियल। दुनिया के अंदर पॉलिनोमियल्स के बगैर मैं किसी भी इक्वेशन को समझ नहीं सकता। इक्वेशंस को समझने के लिए हमारे पास एक वर्ड होता है जिसको कहा जाता है पॉलिनोमियल्स। इस पॉलिनोमियल वर्ड के अंदर दो अल्फाज होते हैं। एक है वर्ड पॉली। पॉली के मायने होते हैं दुनिया के अंदर मैनी के। पॉली क्या कहा जाता है बेटा? पॉली के मायने होते हैं दुनिया के अंदर मैनी के। वाइल नोमियल्स के मायने होते हैं दुनिया के अंदर टर्म्स के। यानी कि आसान तरीन भाषा के अंदर पॉलिनोमियल्स का मतलब क्या होता है? मैनी टर्म्स का होना। तो भाई, पॉलिनोमियल क्या किसे कहते हैं? मैनी टर्म्स को, क्योंकि पॉली कहा जाता है मैनी को, नोमियल्स कहा जाता है टर्म्स को। अब दुनिया में कई तरह के पॉलिनोमियल्स होते हैं। आपने अक्सर बाइनोमियल का पॉलिनोमियल्स का नाम सुना होगा। आपने अक्सर ट्राइनोमियल्स का नाम सुना होगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपके सामने लिखता हूं 7x। ये क्या है बेटा? देखो, इसके अंदर एक ही कंप्लीट टर्म है। इसके अंदर कितनी टर्म्स आ रही हैं? एक ही टर्म्स। वेन एवर टू नंबर्स आर कमिंग इन फॉर्म ऑफ द प्रोडक्ट, तो वो एक ही टर्म होती है बेटा। कभी भी दुनिया के अंदर अगर दो नंबर्स एक ही प्रोडक्ट की फॉर्म में आ रहे होते हैं, वो एक ही टर्म कंसीडर होती है। तो ये वाली टर्म क्या कहलाती है? इसको कहा जाता है दुनिया के अंदर मोनोमियल। यानी कि ये एक टर्म आ रही है। अगर मैं आपके पास इस तरीके से इसको लिख दूं, 7x प्लस का 2y। अब की बारी में देखो, दो टर्म्स आ रही हैं, तो इसका नाम क्या होगा? इसको कहा जाता है दुनिया में बाइनोमियल। बाइनोमियल के मतलब ही क्या होता है? दो टर्म्स का होना। और अगर मैं आपके पास लिख दूं 7x प्लस का 2y प्लस का 3, इस तरीके से मैं आपके सामने एक टर्म ये लिख दूं। अब की बारी में देखो, इस क्वेश्चन के अंदर तीन टर्म्स आ रही हैं, तो कितनी टर्म्स हैं? टर्म्स की तादाद कितनी है? तीन। तो इसका नाम क्या होगा? इसको कहा जाता है ट्राइनोमियल। इसको क्या कहा जाता है? ट्राइनोमियल। तो बेसिकली लफ्ज पॉलिनोमियल के बेसिक मायने क्या होते हैं? पॉलिनोमियल कहा जाता है बेटा मैनी को, नोमियल्स कहा जाता है टर्म्स को। यानी कि पॉलिनोमियल की बेसिक मायने ये होते हैं मैनी टर्म्स का होना। फॉर एग्जांपल, आपके पास दुनिया में कहीं पे भी एक टर्म लिखी होगी, उसको मोनोमियल कहते हैं। दो टर्म्स लिखी हुई होंगी, उसको बाइनोमियल कहते हैं। और तीन टर्म्स अगर लिखी होंगी, उसको ट्राइनोमियल्स कहते हैं। इस तरीके से चलता जाता है। ये इस तरीके से कोई मसले की बात नहीं होती, ये कहानी चलती जाती है हमारे पास। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग। दुनिया में पॉलिनोमियल होने की कंडीशन होती है कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहता हूं कि बेटा दुनिया के अंदर, अगर मैं आपसे कहता हूं कि दुनिया के अंदर कोई चीज पॉलिनोमियल है ना, तो हमेशा याद रखिएगा, पावर ऑफ वेरिएबल, उसके पास जो भी उसका वेरिएबल एग्जिस्ट करता होगा ना, उसकी पावर हमेशा क्या होनी चाहिए? इंटीजर होनी चाहिए। यानी कि आपके पास दुनिया में कोई भी अगर पॉलिनोमियल एग्जिस्ट कर रहा है ना, तो भाई उसके पास जो भी वेरिएबल है, वेरिएबल का मतलब जो फंक्शन आ रहा है, हमेशा उसकी पावर के अंदर क्या होना चाहिए? कोई इंटीजर होना चाहिए। अब इंटीजर क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, इंटीजर का मायने ये होगा कि पॉजिटिव का 1, पॉजिटिव का 2, पॉजिटिव का 3 एंड सो ऑन। क्लियर है मेरे प्यारे शागिर्दों? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे कहता हूं कि लेट सपोज मेरे पास एक क्वेश्चन आ रहा है। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर मुझसे कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द पॉलिनोमियल्स, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द पॉलिनोमियल्स। एक क्वेश्चन आपको गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस का 1। एक ऑप्शन आपको गिवन है एक्स क्यूब प्लस का 2x प्लस का 3। एक ऑप्शन आपको गिवन है एक्स की पावर में 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस का 3। और एक ऑप्शन आपको गिवन है एक्स प्लस का 2। अब देखो, मैंने आपसे बड़ी सिंपल सी एक बात करी। मैंने आपसे कहा कि बेटा देखो, हमारे पास सबसे पहले नंबर के ऊपर वर्ड पॉलिनोमियल क्या होता है? पॉलिनोमियल के मायने होते हैं मैनी टर्म्स का होना। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास कहीं पे लिखा हुआ आ जाए 7x, तो भाई इसमें एक ही टर्म आ रही है, तो ये कैसा पॉलिनोमियल है? ये एक टर्म का पॉलिनोमियल है। इसको कहा जाता है मोनोमियल। यानी कि मोनो का मतलब सिंगल, मोनो का मतलब ही क्या होता है? सिंगल होना। सही है ना? इसी तरीके से मेरे पास एक और पॉलिनोमियल आ रहा है, इसके अंदर दो टर्म्स आ रही हैं, तो भाई दो के मायने होते हैं बाय, तो इसको क्या कहेंगे? बाइनोमियल कह सकते हैं। अगर कहीं पे तीन टर्म्स आ रही है तो ट्राइनोमियल होगा, चार टर्म्स होगी तो क्वाड्रोमियल होगा, पांच टर्म्स होगी तो पेंटानोमियल होगा। बट अगेन इतना डिटेल में जाने की नीड नहीं है, खाली बेसिक वे में बात को क्लियर
क्लियर कर लो। अच्छा, अब देखो पॉलिनोमियल की बेसिक कंडीशन क्या होती है कि हमेशा आपके पास वेरिएबल की पावर जो होगी ना वो इंटीजर होनी चाहिए। वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए? इंटीजर। अब एक क्वेश्चन अगर मैं आपको दूं ना, आपसे पूछूं कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉलिनोमियल, तो भाई याद रखिएगा पॉलिनोमियल की बेसिक कंडीशन क्या होती है? वेरिएबल की पावर में इंटीजर होना। अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस वन के अंदर एक्स की पावर में स्क्वायर आ रहा है, इंटीजर है, पॉलिनोमियल कंसीडर होगा। एक्स क्यूब प्लस टू एक्स प्लस थ्री, यहाँ पे भी इंटीजर कंसीडर होगा। यहाँ पे देखो x प्लस टू, ये भी इंटीजर है, x की पावर में कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब क्या? वन है। मगर ये वाला अगर आप ऑप्शन देखो तो इस ऑप्शन के अंदर x की पावर में क्या आ रहा है? वन डिवाइडेड बाई टू। वन डिवाइडेड बाई टू इज नॉट एन इंटीजर, तो इसका मतलब क्या है कि मेरे पास ऑप्शन नंबर सी विल बी द रॉन्ग आंसर। यानी कि ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर, कि भाई ये पॉलिनोमियल मेरे पास एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो ये वो आंसर था, सी के अंदर पॉलिनोमियल हमें नहीं मिल रहा, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। इस तरीके से हमारे पास बेसिक कॉन्सेप्ट से अपनी बात का आगाज अगर हम करें ना, ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग कि भाई बड़े मजे का कॉन्सेप्ट होते हैं, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं होती। अच्छा, इसमें एक कॉन्सेप्ट और आता है हमारे पास, वो आता है कि भाई डिग्री क्या होती है। अक्सर आप सुनोगे लोगों से डिग्री के मायने कि भाई डिग्री क्या है, डिग्री नहीं, क्या नहीं है, क्या चीज होती है, क्या नहीं होती। अब देखो दुनिया के अंदर डिग्री क्या होती है किसी भी पॉलिनोमियल की, है क्या कॉन्सेप्ट होता है उसको भी देखो मेरे प्यारे शागिर्दों। अगर कभी भी आपके पास एग्जामिनर आपसे पूछे ना कि लफ्ज डिग्री क्या है, कि भाई कोई पॉलिनोमियल गिवन है बताइए इसकी डिग्री क्या होती है, ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, आपके पॉलिनोमियल के अंदर जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है वो आपकी डिग्री होती है। क्या कहा मैंने? कि आपके पॉलिनोमियल के अंदर आपके वेरिएबल की हाईएस्ट पावर को हम क्या कहते हैं? डिग्री कहते हैं। पॉलिनोमियल के अंदर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, वेरिएबल क्या होता है? आपका फंक्शन जो कांस्टेंट के अलावा है। तो वेरिएबल की जो भी हाईएस्ट पावर होगी मेरा बेटा, वो हमारे पास क्या होती है? हमारी डिग्री होती है। बात को एग्जांपल्स के ऊपर समझेंगे। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अंदर एग्जामिनर कह रहा है कि भाई आपके पास इक्वेशन आ रही है एक्स प्लस का वन, तो भाई इसके अंदर मेरी डिग्री क्या होगी? अब देखो मेरा वेरिएबल क्या है, मेरा कांस्टेंट क्या है? वेरिएबल कहते हैं फंक्शन को, यानी कि जो नॉर्मल एक्स और वाई और जेड होता है ना, नॉर्मली आपके वेरिएबल्स होते हैं। अब देखो इस वेरिएबल के ऊपर कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो उसका मतलब क्या है? पावर वन है। तो भाई देखो मेरे वेरिएबल एक ही वेरिएबल है, उसकी पावर क्या है? वन है। तो इसका मतलब कि इस पर्टिकुलर इक्वेशन की मेरे पास डिग्री किसके बराबर है? वन के बराबर है। सिमिलरली अगर मैं आपसे कहता हूं कि मेरे पास इक्वेशन आ जाए एक्स स्क्वायर प्लस का टू एक्स प्लस का फाइव, अब की बारी में देखो मेरे पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी? अब की बारी में देखो मेरे पास दो वेरिएबल्स आ रहे हैं, तो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर को देखा जाएगा। तो बेटा अब की बारी में हाईएस्ट पावर क्या है? टू के बराबर, तो डिग्री क्या हो जाएगी हमारे पास? टू के बराबर हो जाएगी। डिग्री किसके बराबर होगी बेटा? टू के बराबर होगी। मैं अगर आपसे कहता हूं कि मेरे पास क्वेश्चन आ जाए एक्स क्यूब प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का फाइव एक्स, आगे कहता हूं प्लस का थ्री, तो अब की बारी में देखो मेरे पास एक कैसी इक्वेशन आ रही है? एक मेरे पास ऐसी इक्वेशन आ रही है जिसमें हाईएस्ट पावर क्यूब आ रही है। तो अब की बारी मेरी डिग्री क्या होगी? डिग्री मेरी बराबर होगी थ्री के। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, डिग्री होती क्या है? डिग्री कहा जाता है आपकी जो भी पॉलिनोमियल है उस पॉलिनोमियल के अंदर हाईएस्ट पावर आपकी पर्टिकुलर वेरिएबल की, तो वेरिएबल की जो भी हाईएस्ट पावर होगी ना, उसको हम डिग्री कहते हैं। ये बड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट होता है। अच्छा, इसी तरीके से हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट जो आता है व्हेनेवर वी टॉक अबाउट द इक्वेशंस, व्हेनेवर वी टॉक अबाउट द पॉलिनोमियल्स, तो ये कॉन्सेप्ट होता है रूट्स के हवाले से। देखो ये छोटी छोटी बातें भी सिर्फ समझाऊंगा ना, उसके बाद जब हम बड़े क्वेश्चंस के ऊपर जाएंगे तो छोटी छोटी बातें बड़ी हेल्प आउट करेंगी आपको। अब देखो मेरे पास जो एक और क्वेश्चन होता है बेटा, व्हेनेवर वी टॉक अबाउट द इक्वेशंस, ये होता है रूट्स के रिलेटेड का, कि भाई हमारे पास रूट्स, अब आपने अक्सर सुना होगा कि सम ऑफ रूट का कॉन्सेप्ट आ गया या प्रोडक्ट ऑफ रूट का कॉन्सेप्ट आ गया। अब रूट्स होते क्या हैं? देखो रूट्स के बेसिक मायने होते हैं आपके जो भी आपके पॉलिनोमियल है ना उसका सॉल्यूशन। यानी कि रूट्स किसे कहा जाता है? रूट्स कहा जाता है सॉल्यूशन ऑफ द पॉलिनोमियल्स को। आपके जो भी पर्टिकुलर आपका जो भी पॉलिनोमियल आ रहा है, जो भी आपकी इक्वेशन है ना, उसका जो भी सॉल्यूशन होगा वो बेसिकली क्या होता है? वो मेरा रूट होता है। ऑलवेज रिमेंबर दिस कॉन्सेप्ट, ऑलवेज रिमेंबर दिस कॉन्सेप्ट, दुनिया के अंदर जो भी आपके पॉलिनोमियल की डिग्री होगी ना उतने ही आपके रूट्स होंगे। अब आप बोलोगे सर इसका क्या मतलब हुआ? सर ये क्या बात कर दी आपने? भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि जितने भी आपके पॉलिनोमियल के अंदर डिग्री होगी उतने ही आपके रूट्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल, क्या कभी आपने ये बात सोची कि अगर आपके सामने मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखता हूं तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमेशा दो आंसर्स होंगे? क्या आपने कभी ये बात कंसीडर करी है? क्यों? क्योंकि बेटा देखो इस पॉलिनोमियल की जो हाईएस्ट डिग्री है या हाईएस्ट पावर है वो टू के बराबर है। तो भाई इसीलिए इस पॉलिनोमियल के आंसर भी कितने होंगे? दो के बराबर होंगे। तो याद रखिएगा आपकी इक्वेशन के अंदर जो भी आपकी हाईएस्ट पावर होती है उसी उतने ही उस इक्वेशन के आंसर निकल सकते होते हैं। तो भाई उसके पीछे रीजन क्या होती है? उसके पीछे रीजन ये होती है कि भाई आप उतनी दफा उस एक्स की वैल्यू को सिंप्लीफाई करवाते हो या वाई की वैल्यू को सिंप्लीफाई करवाते हो, उसके उतने मल्टीपल आंसर्स आ रहे होते हैं। तो रिमेंबर दिस कॉन्सेप्ट, किसी भी पर्टिकुलर इक्वेशन के अंदर जितनी हाईएस्ट आपकी डिग्री होगी या जो भी आपकी डिग्री होगी उतने ही उसके रूट्स एग्जिस्ट कर रहे होंगे। तो ये कहने का मकसद क्या है?
किसी भी पॉलिनोमियल के अंदर जो भी उसकी डिग्री होती है उतने ही उसके रूट्स होते हैं। इसके लिए बड़ा मजे का एक कॉन्सेप्ट अगर मैं आपको बताऊं ना, कि देखो दुनिया के अंदर जो लीनियर इक्वेशन होती है, लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होता है? देखो लीनियर इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन है कि जिसके अंदर हाईएस्ट पावर किसी भी वेरिएबल की वो वन के बराबर होगी। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ x+3 = 0। ये इक्वेशन कैसी है? लीनियर है। या मैं आपसे कहता हूँ कि अगर कहीं पे लिखा हुआ है y-5 = 0, भाई ये कैसी इक्वेशन है? लीनियर इक्वेशन, क्योंकि इसके अंदर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है? वन के बराबर। यानी कि इस पर्टिकुलर इक्वेशन की डिग्री किसके बराबर है? डिग्री भी वन के बराबर है, और इसके आंसर्स भी कितने निकलेंगे? एक ही आंसर निकलेगा, रूट क्या होगा? वन के बराबर होगा। नॉर्मल सी बात है भाई। मैं सिंप्लीफाई करूंगा इस इक्वेशन को तो मेरे पास एक्स की एक ही वैल्यू आ सकती है खाली। सिमिलरली अगर मैं आपसे कहता हूं कि मेरे पास एक इक्वेशन आ रही है क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब क्या होता है? कि देखो बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब क्या है कि यार मेरे पास एक इस तरह की इक्वेशन आ जाए, x² + 3x + 9 = 0। अब ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक है। या फिर मेरे पास ऐसी इक्वेशन आ जाए y² - 6y + 4 = 0। अब ये इक्वेशन कैसी है? क्वाड्रेटिक है। तो इस इक्वेशन में देखो डिग्री कितनी है। डिग्री का मतलब क्या होता है? पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर जो वेरिएबल के ऊपर आपको मिल रही है। तो भाई वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है? 0। आपके पास 2 आ रही है यहाँ पे, तो डिग्री क्या होगी मेरी? 2 के बराबर। और जो भी आपकी डिग्री होती है ना, उतनी आपके रूट्स होते हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर हाईएस्ट पावर मेरे पास वेरिएबल की 2 है, तो मेरे रूट्स यानी कि मेरे आंसर्स भी कितने होंगे? मेरे 2 के बराबर होंगे। बहुत नॉर्मल सी बात है। सिमिलरली अगर मैं आपसे कहता हूं कि भाई मेरे पास एक क्यूबिक इक्वेशन है, तो क्यूबिक इक्वेशन के अंदर जाहिर सी बात है उसकी डिग्री भी क्या होगी? 3 के बराबर होगी। और उसके रूट्स भी कितने होंगे मेरा बेटा? 3 के बराबर होंगे। यानी कि फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर इक्वेशन आ रही है x³ + 6x + 4 = 0, कोई भी क्यूबिक इक्वेशन आ रही है, तो क्यूबिक इक्वेशन में देखो जो इसकी डिग्री होगी ना, उतने उसके रूट्स होंगे। बड़ी बेसिक चीज होती है, मगर आपको खुदारा मालूम होनी चाहिए। इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट होता है, बहुत मजे का कॉन्सेप्ट होता है कि देखो आपके पास किसी भी पॉलिनोमियल के अंदर किसी भी इक्वेशन में जो भी आपकी डिग्री आ रही है, उतने ही उसके पर्टिकुलर क्या होंगे मेरा बेटा? रूट्स होंगे। सही है ना? अच्छा, एक बात तो हमने यहाँ पे कंसीडर कर ली। बताओ भाई, यहाँ तक की बात पल्ले पड़ती है? बहुत बेसिक बात अभी लेके चल रहा हूँ। अच्छा भाई, अब देखो बेटा, आहिस्ता आहिस्ता हमने लेवल को थोड़ा 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 करते हुए इंक्रीज करते हुए लेके चल रहे होंगे। हमारे पास एक बड़ा इंपॉर्टेंट तरीन कॉन्सेप्ट आता है व्हेनेवर वी टॉक अबाउट दी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, व्हेनेवर वी टॉक अबाउट द इक्वेशंस कॉन्सेप्ट, कि सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होते हैं, कैसे पहुंचते हैं वहां तक। देखो उस तक पहुंचने के लिए हमें कुछ बेसिक बातों को पहले समझना पड़ता है। अब सबसे पहले एक बेसिक बात आती है कि सर ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होता है? अक्सर पेपर में क्वेश्चन आया था क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का। तो भाई देखो, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का एक सिंपल फॉर्मूला होता है। अच्छा, ये फॉर्मूला होता क्या है कि भाई आप बेसिकली कंसीडर करवाते हो कि फॉर एग्जांपल आपके पास लेट सपोज x बराबर है 1 के, तो अगर मैं इसके दोनों तरफ क्यूब्स को अप्लाई कर दूं तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा x³ = 1 का क्यूब बन जाएगा। तो अगर प्लस के 1 को आप दूसरी तरफ शिफ्ट करवाओगे तो यहाँ पे आके क्या बन जाएगा? ये हो जाएगा x³ - 1³ = 0। तो बेसिकली हम इस स्टेटमेंट के ऊपर अपना क्या अप्लाई करते हैं? हमेशा इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट के ऊपर वी ऑलवेज अप्लाई दी a³ - b³ फॉर्मूला, और जहां से हमारे पास क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का कॉन्सेप्ट फॉर्म होता है। अब आप बोलोगे सर ये a³ - b³ का फॉर्मूला क्या होता है? भाई देखो, हमारे पास दुनिया के अंदर कभी भी अगर दो पर्टिकुलर टर्म्स आपस में सब्ट्रैक्ट हो रही हो, दोनों के ऊपर क्यूब आ रहा है, तो a³ - b³ का फॉर्मूला हमसे क्या कहता है? ये कहता है कि भाई सिंपल तरीके से a माइनस का b इंटू ए स्क्वायर का a स्क्वायर, आगे क्या होगा? अगर माइनस का फॉर्मूला है तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस का ab, आगे आ जाएगा पॉजिटिव का बी स्क्वायर। जब आप इस फॉर्मूले को ओपन करवाते हो, तो ओपन करवाने पे आपके पास जाहिर सी बात है एक दफा आपको क्या मिलेगा? एक फैक्टर मिलता है x - 1। दूसरा फैक्टर आपके पास आता है एक्स स्क्वायर प्लस का x इंटू 1, यानी कि सिंपल x, और आगे आ जाएगा 1 का स्क्वायर इक्वल टू के बाद 0। जब आप इन दोनों फैक्टर्स को बारी बारी 0 के ऊपर सिंप्लीफाई करवाओगे, तो जाहिर सी बात है आपके पास यहाँ पे दो आंसर आ जाएंगे। एक आपके पास आ जाएगा x - 1 इक्वल टू 0, और एक आपके पास यहाँ पे इस तरह की क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो रही होती है। तो भाई यहां से तो हमारे पास देखो एक आंसर डायरेक्टली आ जाएगा x का, जो कि बराबर होगा किसके? 1 के। नॉर्मल सी बात है। और यहाँ वाली इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग सहारा लेंगे किसका? क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का। हम इस वाली टर्म को सॉल्व करने के लिए हमेशा क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का सहारा लेते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है? बचपन में आप लोगों ने पढ़ा होगा। इस फॉर्मूले का नाम होता है मेरा बेटा x माइनस का बी प्लस माइनस का रूट के अंदर b का स्क्वायर माइनस का 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो आप अपनी तमाम वैल्यूज को उठा के यहाँ पे प्लॉट करते हो। जब प्लॉट करते हो तो प्लॉट करवाने के बाद फाइनली आपके पास एक आंसर आता है। आपके पास x के दो आंसर्स आ जाते हैं। वो आंसर्स क्या होते हैं? वो आंसर बड़े सिंपल से होते हैं। एक आंसर होता है -1 प्लस माइनस का √2
3 आयोटा का आयोटा, और नीचे डिवीजन के अंदर क्या होगा, 2 का 2 होगा। यानी कि कहने का मकसद क्या, आप जरा पूरी बात को समझे, पूरी बात जो मैंने रामलीला बयान करी है कि देखो दुनिया में क्यूब रूट ऑफ यूनिटी फॉर्म कैसे होता है, समझाने का पहला मकसद ये था कि देखो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी अक्सर बच्चों को पता ही नहीं होता क्या है। देखो बेसिकली हम किसी भी एक्स के ऊपर किसी भी वन को सपोज कर लेते हैं। अब मैं दोनों तरफ क्यूब्स को अप्लाई करवाता हूँ, और जब दोनों तरफ क्यूब्स को अप्लाई करवाता हूँ तो उसके बाद फिर एक्स क्यूब माइनस वन की जो क्यूब की स्टेटमेंट होती है ना, इसके ऊपर सिंपल ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। जब फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो मेरे पास यहाँ से दो फैक्टर आ जाते हैं, एक फैक्टर होता है एक्स माइनस का वन, और एक फैक्टर होता है एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस का वन। अब दोनों को जब बारी बारी जीरो पे सपोज करते हो तो आपके पास तीन आंसर आते हैं, एक आंसर आता है एक्स इज इक्वल टू वन, और दो आंसर्स ये आ जाते हैं। तो भाई यानी कि कहने का मकसद क्या है कि मेरे पास जो इस पर्टिकुलर रूट को जब मैंने सिंप्लीफाई करा, जब इस पर्टिकुलर मैंने क्यूब की टर्म को सिंप्लीफाई करा, तो मेरे पास तीन तरह के आंसर्स आए। एक आंसर आया वन, एक आंसर आता है नेगेटिव का वन प्लस का अंडर रूट थ्री आयोटा डिवाइडेड बाई टू, एक और आंसर क्या आता है नेगेटिव का वन नेगेटिव के अंदर अंडर रूट थ्री आयोटा डिवाइडेड बाई टू। तो बेसिकली हमारे पास तीन तरह के आंसर्स आते हैं। इन तीन जो वैल्यूज आती है ना, इनको दुनिया में कहा जाता है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। इनको दुनिया में क्या कहा जाता है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। बाय द वे, ये जो नेगेटिव का वन प्लस का रूट थ्री आयोटा डिवाइडेड बाई टू है, इसका एक और नाम होता है ओमेगा। और ये जो नेगेटिव का वन नेगेटिव का रूट थ्री आयोटा डिवाइडेड बाई टू है, इसका एक और नाम होता है ओमेगा स्क्वायर। और ये वन का वन एज इट इज होता है। तो ये जो फॉर्मूला आपके पास फॉर्म होता है ना, इस फॉर्मूले का नाम होता है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। अगेन एक चीज जहन में रखिएगा बेटा, वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट एन एप्टीट्यूड एग्जाम, तो एप्टीट्यूड के अंदर कभी भी डेरिवेशन नहीं आती है। तो आपने बैठ के रट्टे नहीं मारने कि सर ये सॉल्यूशन कैसे होगा, भाई आपके काम का नहीं है। आपने बेसिक्स क्लास फोर क्लास फाइव क्लास टेन में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो चलो मैं समझा देता हूँ किस तरीके से हो रहा है। सर मैंने आपको बता दिया किस तरीके से फॉर्मूला अप्लाई होता है। असल चीज यहाँ पे क्या होती है कि भी आपको मालूम होना चाहिए क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होता क्या है। तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी मेरे प्यारे शागिर्दों होता क्या है कि आपके पास सिंपल तरीके से आप जब एक्स क्यूब माइनस के वन क्यूब के ऊपर फॉर्मूला अप्लाई करते हो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, तो आपके पास यहाँ पे तीन तरह की वैल्यूज आती है। एक आती है एक्स के फैक्टर से वन की वैल्यू, और बाकी आपके पास आती है नेगेटिव का वन प्लस माइनस का रूट थ्री आयोटा डिवाइडेड बाई टू। तो ये जो आपके पास स्टेटमेंट फॉर्म होती है ना, इसको कहा जाता है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। इस स्टेटमेंट के अंदर एक बड़ी खास बात होती है, ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के अंदर जो हमारे पास वन होता है ना, ये वाहिद रियल पार्ट होता है। ये कैसा पार्ट होता है, रियल पार्ट। रियल नंबर क्या होता है, एक ऐसा नंबर जिसके साथ आयोटा एग्जिस्ट नहीं कर रहा। और बाकी की दोनों टर्म्स जो ये आती है ना मेरा बेटा, ये कॉम्प्लेक्स टर्म्स होती हैं। क्या कहलाती हैं, कॉम्प्लेक्स टर्म या फिर इमेजिनरी टर्म्स। इनका नाम क्या होता है, कॉम्प्लेक्स या इमेजिनरी टर्म। अक्सर पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज द रियल वैल्यू ऑफ द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, या व्हाट इज द रियल पार्ट ऑफ द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, जो रियल पार्ट होता है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का, वन के बराबर होता है। और जो आपके पास पर्टिकुलरली कॉम्प्लेक्स पार्ट होता है, इमेजिनरी पार्ट होता है, वो नेगेटिव का वन प्लस का रूट थ्री आयोटा डिवाइड बाई टू, या नेगेटिव का वन नेगेटिव का रूट थ्री आयोटा डिवाइड बाई टू होता है। तो ये क्वेश्चन बेतहाशा पेपर्स के अंदर पूछा जाता है। आप लोगों को डायरेक्टली याद होना चाहिए कि भाई ये बहुत पेपर के अंदर आता है। फॉर एग्जाम्पल इसके कई एमसीक्यूज होते हैं। पहले मुझे बताओ भाई, यहाँ तक की बात पल्ले पड़ती है, मैंने बेसिक बात करी है। हमें डेरिवेशन तो रट्टे नहीं मारने ना मेरा बेटा। तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसके बाद अभी तो प्रॉपर्टीज की डिस्कस करनी है हम लोगों ने। तो सिंप्लीफाई कर देता हूँ। पहले नंबर के ऊपर कि सर ये आयोटा कैसे आया, बेटा मैं यहाँ पे बैठ के डेरिवेशन करवाने के नहीं बैठूंगा, और नहीं मैं डेरिवेशन आपको करवाऊंगा, और नहीं मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपने बैठ के डेरिवेशन को सॉल्व करना है। कैसे आया मैं उसकी बेसिक आपको वर्किंग बता देता हूँ कि भाई आपके पास जो ये वाली इक्वेशन आ रही है ना मेरे प्यारा बेटा, ये जो एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस का वन है, तो भाई यहाँ पे ए की वैल्यू किसके बराबर है, वन के बराबर है। बी की वैल्यू किसके बराबर है, ये भी वन के बराबर है। सी की वैल्यू किसके बराबर है बेटा, ये भी वन के बराबर है। तो आपके पास दुनिया में एक फॉर्मूला होता है, इसको कहा जाता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इसके अंदर वैल्यूज को डालो, बी की वैल्यू नेगेटिव का नेगेटिव, बी की वैल्यू वन डालो, आगे प्लस माइनस का प्लस माइनस, अंडर रूट के अंदर बी का स्क्वायर वन हो जाएगा, माइनस का साइन फोर का ए भी वन है सी भी वन है, नीचे डिवीजन में टू का टू है। सिंप्लीफाई करवाओगे ना मेरा बेटा, तो ये आपके पास वैल्यू बन रही होगी। सही है ना, ये बचपन में पढ़ते थे भाई, ये 10वीं जमात में आपको पढ़ाया गया होगा। नहीं पढ़ाया गया तो कोई मसले की बात नहीं है, आप खुद से सिंप्लीफाई कर लो, सेम चीज आ जाएगी। क्लियर है बेटा, रूट में जब नेगेटिव का साइन बनेगा तो ऑब्वियसली आयोटा आ जाएगा। क्लियर सी बात है भाई, डेरिवेशन आपके लेवल के ऊपर नहीं पूछी जाती, तो डेरिवेशन आपने कभी भी याद नहीं करनी। आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बस मालूम होना चाहिए भाई अप्लाई किस तरीके से हो रहा है। मैंने खाली आपको हल्का सा ओवरव्यू उसके ऊपर दे दिया। कहने का मकसद ये है कि बेटा देखो ये चीज रट्टे नहीं मारनी भाई, इसके रट्टे मारने की नीड ही नहीं है। सिंपल आपके पास देखो इक्वेशन गिवन है मेरा प्यारा बेटा, जब आप एक्स टू माइनस के वन के ऊपर ए क्यू माइनस बी का फॉर्मुला अप्लाई करोगे तो आपको दो फैक्टर्स आ रहे हैं। तो ये वाला फैक्टर तो डायरेक्टली आपके पास सिंपल आंसर दे देगा एक्स का, मगर ये वाला फैक्टर आपको डायरेक्टली आंसर नहीं दे सकता। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को अप्लाई करवाना पड़ेगा। जब क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को अप्लाई करवाएंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएंगे दो, सही है ना, पॉजिटिव के अंदर नेगेटिव के अंदर। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, यही जो हमारे आंसर्स आते हैं ना, एक ये कहलाते हैं क्यूब रूट
ऑफ यूनिटी, इनका नाम ही क्या होता है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ये हमारे तीन आंसर्स होते हैं। एक बच्चे ने मुझसे पूछा सर ओमेगा कैसे आ गया, तो बेटा ओमेगा का नाम होता है किसके बराबर के, नेगेटिव का वन प्लस का रूट थ्री आयोटा डिवाइडेड बाय टू का एक और नाम क्या होता है, ओमेगा। नेगेटिव का वन नेगेटिव का रूट थ्री आयोटा डिवाइडेड बाय टू का एक और नाम क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर। जैसे फॉर एग्जांपल आपका नाम मुजैफा है, हो सकता है घर के ऊपर आपको बबलू कहते हो या हाशिम कहते हो या कुछ भी कहते हो, तो भाई इसी तरीके से नेगेटिव के वन प्लस के रूट थ्री आयोटा डिवाइडेड बाय टू का एक और नाम क्या है, ओमेगा। सिमिलरली नेगेटिव के वन नेगेटिव के रूट थ्री आयोटा डिवाइडेड बाय टू का एक और नाम क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर। इट्स अ वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट बेटा, क्लियर है यहाँ तक की बात अब। अच्छा, अब देखो इसके अंदर हमारे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं। हमेशा याद रखिएगा हमारे पास चंद बेसिक प्रॉपर्टीज होती हैं व्हेनेवर वी टॉक अबाउट दी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, तो हमारी चंद बेसिक प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि पेपर के रिस्पेक्ट से बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। अब पहले नंबर के ऊपर एक बड़ी बेसिक प्रॉपर्टी ये होती है कि यार आपको हमें सबसे पहली प्रॉपर्टी समझो, हमारे पास कुछ बेसिक चीजें आपको डायरेक्टली लर्न करनी है। कुछ बेसिक चीजें होती हैं जो आपके पास क्या होती हैं, आपको बेसिकली अपने जहन में डालनी है। कैसे कि देखो हमें ये बात मालूम है कि यार मेरे पास एक्स क्यूब माइनस का वन इक्वल टू जीरो करने के ऊपर, यानी कि जब मैं अपनी एक्स क्यूब माइनस का वन करता हूं, यानी कि जब मैं अपने पर्टिकुलरली क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पॉजिटिव के वन के ऊपर फाइंड कर रहा हूं, तो उस वक्त मेरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की वैल्यू क्या आती है, ये आती है वन कॉमा ओमेगा स्क्वायर, जो कि मैंने आपको ऊपर करके भी दिखाया कि भाई देखो जैसे लेट सपोज मैं एक्स इज इक्वल टू वन को कंसीडर करते हुए जब इस पे क्यूब रूट को अप्लाई करूंगा, तो मेरे पास जो आंसर्स आते हैं वो कैसे आते हैं, वो हमेशा बहुत तरीके से लिखे हुए आ जाते हैं, बहुत नॉर्मल सी बात है भाई। मगर अगर मैं क्या करता हूँ, अगर मैं अपने एक्स की जगह पे कुछ और कंसीडर कर लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी एक्स की जगह के ऊपर नेगेटिव का वन कंसीडर कर लेता हूँ, तो उस सूरत में याद रखिएगा आपके जो भी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होगा उसके तमाम साइंस चेंज हो जाएंगे। ये बन जाएगा नेगेटिव का वन कॉमा नेगेटिव का ओमेगा कॉमा नेगेटिव का ओमेगा स्क्वायर। हो सकता है कोई बच्चा सोच रहा हो सर क्या मतलब, इसकी बात समझ में नहीं आई। भाई देखो फॉर एग्जाम्पल अगर आप कभी भी एक्स इज इक्वल टू पॉजिटिव वन के ऊपर अपनी इक्वेशन को ड्राइव करते हैं और ड्राइव करवाने के बाद फॉर्मूला निकालते हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का, वो हमेशा पॉजिटिव के अंदर आएगा। कैसे कि देखो जैसे मैंने आपको बताया ना कि यहाँ पे आप एक्स क्यूब को अप्लाई करोगे, यहाँ पे वन का क्यूब हो जाएगा, तमाम वैल्यूज को एक साइड के ऊपर शिफ्ट कर दोगे और उसके बाद फिर फॉर्मूला को अप्लाई करोगे ए क्यू माइनस बी क्यू को, तो फॉर्मूला आपका सिंप्लीफाई होता हुआ जाएगा। तो अगर आपने पॉजिटिव का वन एक्स की वैल्यू कंसीडर करी थी, जब पॉजिटिव का वन आपने एक्स की वैल्यू कंसीडर करी तो बेटा ये फॉर्मूला फॉर्म होता है। मगर अगर मैं आपसे कहता हूं कि अगर आप एक्स की वैल्यू को नेगेटिव वन कंसीडर कर लें, तो अगर आप एक्स की वैल्यू को नेगेटिव वन कंसीडर करेंगे तो उस सूरत में ऑब्वियसली आपका फॉर्मूला क्या बनेगा, ये बनेगा एक्स क्यूब प्लस वन के क्यूब इक्वल टू जीरो के लिए। तो उस सूरत में आपकी जो भी आंसर्स आएंगे सारे नेगेटिव के आते हैं। तो याद रखिएगा कभी भी अगर मैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के अंदर एक्स की वैल्यू नेगेटिव वन कंसीडर करूंगा, तो मेरे पास जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आता है वो नेगेटिव की फॉर्म पे आता है। सिमिलरली और कभी भी आपके पास सिंपल पॉजिटिव का वन लिखा हुआ है, तो भाई सिंपल पॉजिटिव का वन का मतलब क्या क्या है, अगर आप अपना फॉर्मूला ड्राइव करवा रहे हो एक्स इज इक्वल टू पॉजिटिव वन के ऊपर, तो जाहिर सी बात है आपको जो फॉर्मूला ओपन होगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का, ये पॉजिटिव की फॉर्म पे ओपन होगा। अगर मैं नेगेटिव के वन के ऊपर, यानी कि अगर मैं एक्स की वैल्यू को नेगेटिव का वन कंसीडर करूं और इसके ऊपर अपना क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का फॉर्मूला ड्राइव करूं, तो सिंपल तरीके से क्या हो जाएगा, मेरा फॉर्मूला तो वही रहेगा, मगर चूंकि मैंने नेगेटिव का वन कंसीडर करी थी एक्स की वैल्यू, तो तमाम के तमाम साइंस क्या हो जाएंगे, नेगेटिव के अंदर। और सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू को नेगेटिव का 8 कंसीडर करके चलूं, तो अब की बारी में देखो होगा क्या, 8 बेसिकली क्या होता है, 8 बेसिकली होता है 2 का क्यूब, 8 बेसिकली क्या होता है 2 का क्यूब। तो अगर मैं नेगेटिव का 8 यहाँ पे लेके चल रहा हूं, तो मेरे जो जितने भी अंदर तमाम वैल्यूज आएंगी ना, वो क्या आएंगी, 2 की आएंगी, क्योंकि देखो 2 का क्यूब होता है 8 के बराबर। तो जाहिर सी बात है क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा नेगेटिव का 2 कॉमा नेगेटिव का 2 ओमेगा कॉमा नेगेटिव का 2 ओमेगा स्क्वायर। सिमिलरली अगर मैं आपसे कहता हूं कि मैं यहाँ पे प्लस का 27 लेता हूं, तो अब मेरे पास क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या आएगा, अगर मैं अपनी x की वैल्यू को 27 कंसीडर कर रहा हूं, तो भाई बहुत सिंपल है, चूंकि हम अपने क्यूब रूट्स को फाइंड आउट कर रहे होंगे, तो 27 बेसिकली क्या होता है, 3 का क्यूब होता है। तो भाई जिसका भी क्यूब आ रहा है ना वो सारे यहाँ पे मल्टीपल के तौर पे आ जाएंगे। तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास सिंपल 3 ओमेगा स्क्वायर। ये अक्सर कॉन्सेप्ट नस के अंदर, फास्ट के अंदर, एनईडी के अंदर, आईबीए के अंदर पूछ लिया जाता है कि यार अगर मैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के अंदर नेगेटिव का वन रख दूं तो मेरा फॉर्मूला क्या बनेगा। तो भाई रिमेंबर दिस थिंग, आप जो भी वैल्यू रख रहे हो ना उसके रिस्पेक्ट से फॉर्मूला ड्राइव हो रहा है। अगर मैं नेगेटिव का 8 रखता हूँ उसके रिस्पेक्ट से फॉर्मूला बन जाएगा, अगर मैं 27 रखता हूँ उसके रिस्पेक्ट से फॉर्मूला बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि यार मैं नेगेटिव का 125 यहाँ पे रख रहा हूँ। अब नेगेटिव का 125 क्या होता है, देखो रिमेंबर दिस थिंग, 125 क्या होता है, 5 का क्यूब होता है। तो इसका मतलब मेरा जो भी फॉर्मूला बनेगा ना 5 के रिस्पेक्ट से बन जाएगा। क्योंकि देखो ये जो फॉर्मूला बेसिकली आ रहा है ये आई कैसे रहा है भाई, ये हमारे पास सिंपल तरीके से मैं यहाँ पे ए क्यू माइनस बी को फॉर्मूला अप्लाई करूंगा ना, उसके ऊपर जब हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे उसको परफॉर्म हो रहा है। तो कहने का मकसद क्या है, अगर मैं नेगेटिव का 125 रख रहा हूँ, तो भाई नेगेटिव के 125 को सिंप्लीफाई करवाने का सबसे बेहतरीन तरीके कार क्या होगा कि मैं सिंपल वे में लेके चलूँ उसको। कैसे कि भाई सिंपल तरीके से क्या बन जाएगा, क्योंकि नेगेटिव का 125 है तो बन जाएगा नेगेटिव का 5 कॉमा नेगेटिव का 5 ओमेगा, आगे क्या हो जाएगा नेगेटिव का 5 ओमेगा स्क्वायर। तो ये मेरे पास पर्टिकुलरली मेरा फॉर्मूला
डिराइव्ड हो जाएगा। सिंपल इज दैट भाई। जो भी चीज आपसे एग्जामिनर पूछा है उसको, जो भी क्यूब बेस मल्टीपल होता है उसकी फॉर्म के ऊपर उसको सिंप्लीफाई करवा सकते हो, निकाल सकते हो। क्योंकि देखो हमारे पास बड़ा बेसिक एक कॉन्सेप्ट होता है कि हमारे पास जो भी वन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर आ रहा है, ये बेसिक वे के अंदर भाई क्यूब रूट की फॉर्म में आपके पास फॉर्म हो रहा होता है। तो जो भी आपके पास वैल्यू होगी उसका जो भी क्यूब होगा वो अंदर आपके पास फॉर्म होता जाएगा। अच्छा, अब देखो ये वाली बात बहुत सिंपल सी बात है। अगर ये बात पल्ले पड़ती है, इसकी एक प्रॉपर्टी बड़े मजे की होती है। इसकी सबसे मशहूर एक प्रॉपर्टी क्या होती है, कभी भी आपके पास क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का जिक्र आता है तो ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग कि हमारे पास वन प्लस ओमेगा प्लस का ओमेगा स्क्वायर हमेशा किसके बराबर होगा, जीरो के बराबर होगा। ये इसकी प्रॉपर्टी है, इसका फॉर्मूला है बेसिक। कि भाई हमेशा याद रखिएगा कि सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी किसके बराबर होता है, जीरो के बराबर होता है। कि वन प्लस ओमेगा स्क्वायर हमेशा जीरो के बराबर होगा। अगर आप इसको प्रूव करना चाहो, वेरीफाई करना चाहो, वो भी कर सकते हो। कैसे? कि आप ओमेगा में ओमेगा की वैल्यू डालो, नेगेटिव का वन प्लस का आयोटा रूट थ्री डिवाइड बाई टू, प्लस का ओमेगा स्क्वायर में ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू डाल दो, नेगेटिव का वन नेगेटिव का आयोटा रूट थ्री डिवाइड बाई टू, सिंप्लीफाई करोगे आंसर जीरो आएगा। तो ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग कि सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हमेशा किसके बराबर होता है, जीरो के बराबर होता है। सिमिलरली हमारे पास अगर कभी भी आप क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का प्रोडक्ट लोगे तो ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का प्रोडक्ट क्या होता है। प्रोडक्ट लेने का मतलब क्या है, यानी कि अगर आप तीनों क्यूब रूट ऑफ यूनिटीज को आपस में क्या करवा दो, मल्टीप्लाई करवा दो, इसका आंसर हमेशा वन के बराबर होगा। उसके पीछे लॉजिक क्या है कि भाई जब वन ओमेगा से मल्टीप्लाई होगा ओमेगा ओमेगा स्क्वायर से, तो ये बन जाएगा ओमेगा क्यूब। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, ओमेगा क्यूब हमेशा बराबर होता है किसके, वन के। जिस तरह हमारे पास आयोटा के अंदर आयोटा स्क्वायर बराबर होता है नेगेटिव वन के। क्यों बराबर होते हैं? उसका बेसिक फॉर्मूला है। सिमिलरली ओमेगा क्यूब का दुनिया में फॉर्मूला क्या होता है, नेगेटिव वन के बराबर। तो आप कभी भी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का अगर प्रोडक्ट लेते हो, प्रोडक्ट लेने का मतलब क्या है, अगर आप तीनों क्यूब रूट ऑफ यूनिटीज को आपस के अंदर मल्टीप्लाई करवाते हो तो हमेशा आपके पास आंसर क्या मिलेगा, हमेशा आपके पास पर्टिकुलरली आंसर मिलेगा सिंपल तरीके से किसके बराबर, वन के बराबर। अच्छा, इसी तरीके से हमारे पास एक और बेसिक कॉन्सेप्ट होता है और ये होता है स्क्वायर का। कि बेटा देखो, अगर मैं आपसे कहता हूं कि लेट सपोज मुझे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का क्या लेना है, स्क्वायर लेना है, तो हमेशा ये बात जहन में रखिएगा कि आप क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का जब भी स्क्वायर लोगे ना, आपको हमेशा अदर वेरिएबल मिलेगा। क्या कहा मैंने, आप कभी भी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का जब स्क्वायर लेते हो ना, आपको हमेशा अदर वेरिएबल यानी कि अदर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की वैल्यू मिल रही होती है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल देखो क्या है, कि भाई लेट सपोज अगर मैं सबसे पहले अपने ओमेगा स्क्वायर के ऊपर क्या अप्लाई कर दूं, स्क्वायर अप्लाई कर दूं। यानी कि देखो स्क्वायर का मतलब क्या है, कि स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या होती है, कि अगर मेरे पास ओमेगा स्क्वायर आ रहा है, अगर बेटा मैं ओमेगा स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर को अप्लाई करूंगा, तो बेटा देखो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास ओमेगा की पावर फोर। और रिमेंबर दिस थिंग, ओमेगा की पावर फोर किसके बराबर होता है, कि अगर मुझे सिंप्लीफाई करना है तो रिमेंबर दिस कॉन्सेप्ट, इसको कहीं पे नोट डाउन कर लीजिएगा। कभी भी ओमेगा के ऊपर अगर हायर पावर आ रही होती है, वी ऑलवेज ट्राई टू मेक इट इन ओमेगा क्यूब। यानी कि अगर ओमेगा की पावर फोर आ रही है तो मैं इसको क्या बना दूंगा, मैं इसको बना दूंगा ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा। और मुझे मालूम है कि ओमेगा क्यूब किसके बराबर होता है, ओमेगा क्यूब बराबर होता है सिंपल तरीके से वन के। देखो ओमेगा के ऊपर पावर आ रही थी फोर, तो हमने क्या कर दिया, इसको ओमेगा क्यूब और ओमेगा में ब्रेक कर दिया। ओमेगा क्यूब दुनिया में किसके बराबर होता है, वन के। तो सिंपल वे में मेरा आंसर क्या आ गया, ओमेगा के बराबर आ गया। सिमिलरली अगर मैं कहता हूं कि लेट सपोज मेरे पास सिंपल ओमेगा आ रहा है, अगर मैं इसका स्क्वायर लूंगा तो जाहिर सी बात है ओमेगा स्क्वायर ही फॉर्म हो जाएगा। तो आप स्क्वायर की बेसिक प्रॉपर्टी ये कहती है कि यार आप कभी भी किसी भी कॉम्प्लेक्स पार्ट के ऊपर अगर स्क्वायर अप्लाई करो ना, तो आपको दूसरी कॉम्प्लेक्स पार्ट इजीली मिल जाएगा। यानी कि देखो अगर मैं ओमेगा स्क्वायर के ऊपर ओमेगा अप्लाई कर रहा हूं तो मुझे आंसर में क्या मिल रहा है, ओमेगा मिल रहा है। सिमिलरली अगर मैं ओमेगा के ऊपर ओमेगा स्क्वायर अप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, ओमेगा स्क्वायर मिल जाएगा। तो स्क्वायर प्रॉपर्टी क्या होती है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के जुमले को समझो। स्क्वायर रूट प्रॉपर्टी या स्क्वायर प्रॉपर्टी ऑफ द कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी ये फॉर्म करती है कि आप कोई भी कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को अगर उठाओ, उसका स्क्वायर लो, तो आपको हमेशा दूसरा कॉम्प्लेक्स पार्ट मिलेगा। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर करोगे तो आपको ओमेगा मिल रहा है, अगर ओमेगा का स्क्वायर करो तो अगेन ओमेगा स्क्वायर ही मिल रहा है। तो ये बेसिक एक प्रॉपर्टी होती है इसकी, आप इसको अगेन बेसिक एमसीक्यूज को पढ़ते हुए भी आइडेंटिफाई कर सकते हो, इसमें कोई मुश्किल चीज नहीं है। देखो ये कॉन्सेप्ट मोर टुवर्ड दी थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट ज्यादा होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का। इसके अंदर हमारे पास डिफरेंट कॉन्सेप्ट डिफरेंट एमसीक्यूज आते हैं सॉल्व करने के लिए, मगर इसमें थ्योरेटिकल पार्ट बेतहाशा इन्वॉल्व होता है। तो आपको साथ साथ बैठ के अपने नोट्स को अंदर लिखते जाना है कुछ बेसिक चीजों को, कि भाई हमारे अभी भी बेटा देखो स्क्वायर बेस्ड प्रॉपर्टी क्या होती है हमारे पास। स्क्वायर बेस्ड प्रॉपर्टी बहुत सिंपल सी है कि यार आपके पास आप कोई भी कॉम्प्लेक्स पार्ट को उठाते हो, कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को उठाते हो, आप अगर उसका स्क्वायर करोगे आपको हमेशा अदर पार्ट मिलेगा, अदर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का कॉम्प्लेक्स पार्ट मिलेगा। मैंने ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर करूंगा मुझे ओमेगा मिलेगा, मैं ओमेगा का स्क्वायर करूंगा मुझे ऑब्वियसली ओमेगा स्क्वायर ही मिल रहा है। तो भाई देखो इसका मतलब क्या है कि स्क्वायर प्रॉपर्टी क्या कहती है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की, कि आप कोई भी कॉम्प्लेक्स पार्ट अगर आप पिक करते हो ना, उसको स्क्वायर लेते हो, तो आपको हमेशा अदर पार्ट कॉम्प्लेक्स पार्ट मिल रहा होगा। अच्छा, रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी भी इनकी बड़े मजे की होती है कि भाई फॉर एग्जांपल कोई बंदा मुझसे कहता है कि यार व्हाट विल बी द रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी ऑफ द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। अब देखो रेसिप्रोकल बेस्ड प्रॉपर्टी क्या होती है, अगेन ये बेसिक चीजें हैं भाई, बेसिक जुमले हैं आपके पास, इसमें कोई मुश्किल चीज नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर मुझसे कोई बंदा कहता है कि सर
व्हाट विल बी द रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी फॉर द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। आप देखो रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी मैं कैसे निकालूंगा। मुझे ये बात मालूम है कि बेटा हमारे पास ओमेगा को अगर मैं ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो बेसिकली ओमेगा क्यूब बनेगा, और ओमेगा क्यूब बराबर होता है 1 के। ऐसा ही है ना मेरा बेटा, कि अगर मैं ओमेगा को ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो हमेशा क्या बनेगा 1। क्यों? क्योंकि ओमेगा क्यूब बराबर होता है 1 के। ये बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, एक बेसिक इनकी प्रॉपर्टी होती है, बेसिक इसका फॉर्मूला होता है। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे कहना चाहूँ कि भाई ओमेगा किसके बराबर होगा, अगर मैं इसी स्टेटमेंट को कंसीडर करूँ कि देखो ओमेगा स्क्वायर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां पे आके 1 से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो इसका मतलब ओमेगा की वैल्यू किसके बराबर होगी, ओमेगा की वैल्यू बराबर होगी 1 डिवाइडेड बाय ओमेगा स्क्वायर के। इसी तरीके से अगर मैं ओमेगा स्क्वायर के रेफरेंस से बात करूं तो ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर होगा, देखो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू अगर मुझे फाइंड करनी है तो ओमेगा स्क्वायर बेसिकली किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा हमेशा 1 डिवाइडेड बाय ओमेगा के। तो अगर आप गौर से देखो हमारे पास क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का रेसिप्रोकेटेड फॉर्म क्या होती है, कि भाई हमारे पास दुनिया के अंदर ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर बराबर होता है 1 के। तो अगर मुझे ओमेगा की वैल्यू निकालनी है तो ओमेगा स्क्वायर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां पे डिवाइड हो जाएगा, तो ये बन गया ओमेगा इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर होगा, अगर मुझे ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है तो ओमेगा यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां पे डिवाइड हो जाएगा। तो ये बेसिक अक्सर एग्जामिनर पूछ लेता है क्वेश्चन के अंदर कि भाई व्हाट इज द रेसिप्रोकल फॉर्म ऑफ द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो रेसिप्रोकेटेड फॉर्म क्या आपके पास सिंपल सी फॉर्म आ रही है, फॉर्म कैसी कराती है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की, आपके पास बेसिक रेसिप्रोकेटेड फॉर्म। अच्छा इसका एक और नाम भी होता है, इसका एक और नाम क्या होता है, इसको आप ये भी कह सकते हो कि एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है। एग्जामिनर पेपर में एक क्वेश्चन पूछ लेता है कि भाई व्हाट इज द रेसिप्रोकल फॉर्म ऑफ द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो याद रखिएगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आपस में रेसिप्रोकेटेड फॉर्म में कैसा बिहेव करते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया था रियल कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर भी, कि देखो हमारे पास एक ओमेगा किसके बराबर है 1 डिवाइड बाय ओमेगा स्क्वायर के। सिमिलरली ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर है 1 बाय ओमेगा के। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या आ रहे हैं, अपोजिट बेस्ड आ रहे हैं। तो भाई याद रखिएगा कि ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर एक दूसरे का क्या होते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी होते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यानी कि दूसरे के टोटली अपोजिट, कि एक अगर ऊपर है दूसरा उसके रेसिप्रोकल पे आ रहा है, एक अगर रेसिप्रोकल के ऊपर है दूसरा ऊपर आ रहा है, तो भी दोनों एक दूसरे से कैसा बिहेवियर शो करते हैं, दोनों एक दूसरे से रेसिप्रोकेटेड बिहेवियर भी शो करते हैं। एक बड़ी बेसिक सी बात होती है। अच्छा इसके अंदर एक बेसिक कॉन्सेप्ट और भी होता है कि अगर मैं आपके भाई मैं आपके सारे क्वेश्चंस को एक साथ बाद में देख रहा हूँ, तो पहले मेरी अगर कहीं कभी बहुत दफा पेपर के अंदर रिमेंबर दिस थिंग, बहुत दफा सिंपल आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि कॉम्प्लेक्स रूट्स की प्रॉपर्टीज क्या होती है हमारे पास। तो देखो कॉम्प्लेक्स जो क्यूब रूट होता है ना, कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट का मतलब क्या है, कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के अंदर आपके पास ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर आते हैं। तो इनकी कुछ चंद प्रॉपर्टीज और भी होती हैं, कि अगर आपसे एग्जामिनर सिर्फ कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का तस्करा कर रहा है, कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का मतलब क्या है, कि भाई आपके पास देखो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के अंदर आपके पास तीनों चीजें आती हैं, 1 भी आता है, ओमेगा भी आता है, ओमेगा स्क्वायर भी आता है। मगर जो कॉम्प्लेक्स पार्ट है वो कौन सा, सिर्फ ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। तो याद रखिएगा कि ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर जो होते हैं इनकी 4 तरह की बेसिक फंक्शंस होते हैं। पहले नंबर के ऊपर इनका फंक्शन क्या है, कि ये दोनों एक दूसरे का क्या होते हैं, स्क्वायर होते हैं। यानी कि बेसिकली मैं क्या कह सकता हूँ, ये दोनों एक दूसरे का क्या है, स्क्वायर ऑफ ईच अदर है। हमने डिस्कस ऑलरेडी ऊपर भी कर लिया है कि भाई ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर एक दूसरे का क्या होते हैं, दे आर बोथ आर दी स्क्वायर ऑफ ईच अदर। कि फॉर एग्जांपल आप ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर लोगे आपको क्या मिलेगा, ओमेगा मिल जाएगा। आप ओमेगा का स्क्वायर लोगे आपको ओमेगा स्क्वायर मिल जाएगा। तो रिमेंबर दिस थिंग कि कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की प्रॉपर्टी क्या होती है, कि दोनों एक दूसरे का स्क्वायर होते हैं। दूसरे नंबर के ऊपर इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल होते हैं, जिसको मैंने भी बाद में एक्सप्लेन भी करा कि दोनों एक दूसरे का क्या होते हैं, रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। यानी कि भाई ओमेगा बेसिकली क्या है, 1 बाय ओमेगा स्क्वायर के बराबर है, ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर है, 1 बाय ओमेगा के बराबर है। यानी कि दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल भी होते हैं। तीसरे नंबर के ऊपर याद रखिएगा दोनों एक दूसरे का कॉन्जुकेट भी होते हैं। रिमेंबर दिस थिंग, ये एमसीक्यू अक्सर पेपर के अंदर आता है कि व्हाट इज द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ द कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो याद रखिएगा ये दोनों एक दूसरे का क्या होते हैं, कॉन्जुकेट भी होते हैं। कॉन्जुकेट का मतलब क्या है, कि देखो आपके पास ओमेगा की वैल्यू किसके बराबर है, ओमेगा बराबर है नेगेटिव के 1 प्लस के आयोटा अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 के। और ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर है, ओमेगा स्क्वायर हमारे पास बराबर है नेगेटिव का 1 नेगेटिव का आयोटा रूट 3 डिवाइडेड बाय 2। तो भाई कॉन्जुकेट होता ही क्या है, कॉन्जुकेट कहा जाता है कि जो भी आपके पास इमेजिनरी टर्म का साइन होता है ना उसको कन्वर्ट करने को कॉन्जुकेट कहा जाता है। देखो दोनों एक दूसरे का क्या आ रहे होते हैं, कॉन्जुकेट भी आ रहे होते हैं। चौथी नंबर के ऊपर जो इनके दरमियान की प्रॉपर्टी होती है ना, कि दोनों एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी होते हैं। दोनों एक दूसरे का क्या होते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी एग्जिस्ट कर रहा होता है। इन दोनों के अंदर क्या एग्जिस्ट करता है मेरा प्यारा बेटा, ये दोनों एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी होते हैं। अब देखो मैंने आप लोगों को ये बात पढ़ाई थी कि हमारे पास इनवर्स के मतलब क्या होता है, कि भाई इनवर्स होता क्या है।
वी हैव ऑलरेडी लर्न दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट इन आवर लास्ट क्लास कि यार देखो हमारे पास दुनिया के अंदर अगर मैं किसी भी टर्म को उसी के इनवर्स से मल्टीप्लाई करवाऊं तो हमेशा मुझे क्या मिलना चाहिए, आंसर के अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट मिलना चाहिए, सही है ना। तो इसी तरीके से याद रखिएगा, ये दोनों एक दूसरे का क्या होते हैं, आपके पास मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स होते हैं। मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स का मतलब क्या, जरा जुमले को समझो कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक तरफ ओमेगा लेता हूं, इसको मैं मल्टीप्लाई करवाता हूं किसके साथ, ओमेगा स्क्वायर के साथ, तो मुझे आंसर में क्या मिलेगा, आंसर मुझे मिलेगा 1 के बराबर। क्योंकि देखो ओमेगा जब ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, ओमेगा क्यू, और ओमेगा क्यूब क्या होता है, 1 के बराबर। इसका मतलब है क्या हुआ कि भाई मुझे यहाँ पे क्या मिल रहा है, आइडेंटिटी एलिमेंट मिल रहा है, और इस ओमेगा का इनवर्स क्या है, ओमेगा स्क्वायर। सिमिलरली वाइस वर्सा, अगर मैं अपना ओरिजिनल फंक्शन ओमेगा स्क्वायर रखता हूं और मैं उसका इनवर्स के तौर पे ओमेगा को रख देता हूं, तो जब ओमेगा स्क्वायर ओमेगा से मल्टीप्लाई होगा, अगेन आंसर क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। इसका मतलब है क्या हुआ कि भाई ये ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी, क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, एक ऐसी टर्म जिसको जिससे आज जब आप अपने ओरिजिनल फंक्शन को मल्टीप्लाई करवाओ तो आंसर के अंदर आपको आइडेंटिटी एलिमेंट मिलना चाहिए। एंड फॉर मल्टीप्लीकेशन आर आइडेंटिटी एलिमेंट इज ऑलवेज 1। तो इसका मतलब है क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि भाई ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी होते हैं। ये बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है जो आपको हमेशा खुदारा याद होना चाहिए, और ये पेपर में बेतहाशा पूछा जाता है कि भाई मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का कॉन्सेप्ट क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या चीज है। ये बहुत पेपर के अंदर पूछी जाएगी और आपसे बेतहाशा पूछी जाती भी है। तो ये कुछ चंद बेसिक बातें होती हैं जिनके बारे में आपको हमेशा बड़ा ख्याल रखना है और बहुत इंपॉर्टेंट लेवल के ऊपर आपको लेके चलना है इनको। तो इसमें कोई मुश्किल चीज नहीं है, इट इज अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट। अच्छा, ये बात तो हम लोगों ने समझ ली। अब देखो असल चीज क्या है, असल चीज क्या है कि भाई अगर मैं इस पूरे कॉन्सेप्ट को दोबारा, पास हम लोगों ने क्या चीज डिस्कस करी, हम लोगों ने एक बेसिक कॉन्सेप्ट को डिस्कस करा कि भाई देखो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का मतलब क्या होता है। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के बेसिक मायने क्या होते हैं कि भाई आपके पास कोई भी क्यूब रूट आ रहा है, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहता हूं कि यार आपके पास एक क्यूब रूट गिवन है, एक्स की वैल्यू गिवन है क्यूब रूट ऑफ 1, लेट्स सपोज एक्स की वैल्यू क्या गिवन है, क्यूब रूट ऑफ 1। तो भाई अगर यहाँ पे मुझे क्यूब रूट को अप्लाई करना है तो कैसे अप्लाई करूंगा, एक बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट होता है। अगेन ये बहुत बेसिक डेरिवेशंस होती है जो बचपन में पढ़ाई जाती है, क्या पढ़ाई जाती है कि भाई अगर आप इस क्यूब रूट को रिमूव करोगे, इसका 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 इसको मैं ऐसे आपको समझा सकता हूँ कि इसका नाम क्यूब रूट होता क्यों है। आप इस बात को समझो कि भाई इसको, भाई आपके पास जो ये लफ्ज होता है ना क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, इसका मतलब ही क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होता क्यों है, उसके पीछे लॉजिक है कि भाई फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहता हूं, अगर मैं आपसे कहता हूं कि यार मेरे पास एक आ रहा है क्यूब रूट, क्यूब रूट क्या होता है कि भाई पावर 3 का होना है, यानी कि सही है ना, क्यूब रूट का मतलब क्या होता है, रूट की पावर 3 होना। जिस तरह आपके पास दुनिया में स्क्वायर रूट होता है, जब स्क्वायर रूट को रिमूव करते हो तो पावर में क्या आता है, हाफ आता है। सिमिलरली जब दुनिया में कभी भी क्यूब रूट को रिमूव किया जाता है ना तो पावर में क्या आता है, 1/3। तो इसका मतलब है अगर मैं यहां से क्यूब रूट को रिमूव करता हूं तो पावर में क्या आएगा, ये आ जाएगा बेटा 1/3 आएगा। और मैथ्स का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है कि अगर आप पावर को इक्वल टू के दूसरी तरफ भेजते हो, सिर्फ पावर को, तो पावर हमेशा रेसिप्रोकेटेड फॉर्म में दूसरी तरफ जाती है। तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1, किसके बराबर आ जाएगा, एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1। अब आप बेसिकली क्या करते हो, इसको सिंप्लीफाई करवाते हो, जब सिंप्लीफाई करवाते हो यहाँ पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब का या फिर ए क्यूब माइनस बी को फॉर्मुला अप्लाई करवाते हो, तो आपके पास एक बेसिक इक्वेशन आ जाती है, एक बेसिक आंसर आ जाते हैं। अब चूंकि आपके पास पावर क्यूब का, चूंकि पावर क्या थी, डिग्री क्या थी, क्यूब थी, तो इसलिए आपके रूट्स भी कितने आए, आपके सॉल्यूशन भी कितने आए, 3 आए। तो ये जो आपके पास फॉर्मूला आता है ना, चूंकि 3 आंसर्स आए, इनको क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। क्या कहा जाता है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। अब इसके अंदर हमारे पास 3 प्रॉपर्टीज होती हैं। अगेन आपको बेटा डेरिवेशन याद करने की नीड नहीं है, खुदारा बार बार रिपीट करूं, डेरिवेशन किसी काम की नहीं है। अच्छा, अब देखो पहली चीज जो मैंने आपको पहली प्रॉपर्टी पढ़ाई थी, क्या पढ़ाई थी, मैंने आपसे एक सिंपल सी बात कही कि यार देखो अगर कभी भी तुम्हारा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पॉजिटिव के 1 के ऊपर फाउंड हुआ है तो इसका मतलब तुम्हारे आंसर्स क्या होंगे, स्टैंडर्ड आंसर्स होंगे। तुम्हारे आंसर्स क्या होंगे, स्टैंडर्ड आंसर्स होंगे। जिस तरह फॉर एग्जांपल आपके पास सर्कल की जनरल इक्वेशन क्या होती है, सर्कल की जनरल इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का 2gx प्लस का 2fy प्लस का c इक्वल टू 0 फॉर एग्जांपल। मगर अगर मैं कहीं पे सर्कल की इक्वेशन ये लिख दूं, क्या सर्कल की ये इक्वेशन कभी दुनिया में एग्जिस्ट नहीं कर सकती। अब आप बोलोगे सर ये क्या मजाक कर रहे हैं, ये भी सर्कल की इक्वेशन है। तो मगर सर ये जनरल इक्वेशन तो नहीं है ना, हो सकता है कोई बच्चा बोले मगर मेरा बेटा ये भी तो सर्कल की इक्वेशन ही है, बात समझ आ रही है। मगर ये कैसे सर्कल की इक्वेशन है जिसका एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कोफिशिएंट 2 के बराबर है। सिमिलरली कहने का मकसद क्या है, कहने का मकसद ये कि देखो अगर मैं तुम्हारे पास तुमसे कहता हूं कि यार मुझे उस सूरत में क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का फॉर्मूला बताओ कि अगर मेरी वैल्यू -1 के बराबर है, तो इसका मतलब है क्या, इसका मतलब ये है कि भाई तुम एक्स की जगह पे -1 कंसीडर कर रहे हो, तो उस सूरत में तुम्हारा जो फॉर्मूला बनेगा ना वहां पे हर जगह पे नेगेटिव नेगेटिव साइन आ रहा होगा। और सिमिलरली अगर मैं आपसे कहता हूं कि भाई मैं आपसे कह रहा हूं -8 के ऊपर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी बताओ, तो
भाई मुझे चूंकि बात मालूम है कि जब मैं इसका क्यूब रूट अप्लाई करूंगा तो क्यूब रूट अप्लाई करने पे क्या बन जाएगा, ये 2 बन जाएगा, नॉर्मल सी बात है, क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। तो मेरे पास जो भी आंसर्स आएंगे वो उसके क्यूब, जो भी इसका 2 का क्यूब होता है ना 8, तो भाई क्या आ जाएगा, सिंपल 2, नेगेटिव का 2, नेगेटिव का 2 मेगा, नेगेटिव 2 मेगा स्क्वायर। नेगेटिव इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने नेगेटिव का 8 लिया था। सिमिलरली अगर मैं आपसे कहता हूं कि भाई 27 के ऊपर मुझे बताओ 27 के ऊपर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होगी, मैं आपको खुद पूछ रहा हूं कि भाई 27 के ऊपर बताओ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होगी, तो ये आप इस तरीके से फाइंड आउट कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहता हूं कि भाई 4 का क्यूब जो होता है ना 64 होता है। लेट सपोज एग्जामिनर मुझसे कहता है कि एक्स की वैल्यू गिवन है 64, पेपर में क्वेश्चन एग्जैक्टली ये पूछे जाते हैं, एनईडी के अंदर, नस के अंदर, फास्ट के अंदर, आईबी के अंदर, जीआई के आई के अंदर, प्यास के अंदर, केयू के अंदर बहुत आते हैं वाले क्वेश्चन, मैदान में बहुत आते हैं। एग्जामिनर आपसे कहेगा कि भाई एक्स की वैल्यू गिवन है 64 के बराबर, इसके रिस्पेक्ट से मुझे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी बताओ। अब देखो विद इन सेकंड में कैसे निकालोगे, आपको पता होना चाहिए 64 होता क्या है। भाई 64 मेरे पास होता है 4 का क्यूब होता है यार, नॉर्मल सी बात है। 64 क्या होता है, 4 का क्यूब आता है। अब चूंकि प्लस के अंदर आपको नंबर गिवन है ना, तो इसका मतलब क्या है, आंसर क्या आएगा आपका, आंसर आएगा 4 कॉमा 4 ओमेगा कॉमा 4 ओमेगा स्क्वायर। अब वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट, क्या मुश्किल बात है इसमें, क्या प्रॉब्लम की बात है, लोग कहते हैं मुश्किल है। अरे भाई बताओ क्या मुश्किल है इसके अंदर। सिमिलरली अगर मैं आपसे कहता हूं कि लेट सपोज पेपर में ये क्वेश्चन आया है, फास्ट में बहुत दफा आया है क्वेश्चन, कि नेगेटिव का 216 गिवन है, इसका क्यूब रूट ऑफ यूनिटी बताओ। भाई कैसे निकालोगे, देखो आपको पता है कि क्वेश्चन क्या गिवन है, एक्स इज इक्वल टू नेगेटिव का 216। तो भाई 216 होता क्या, नेगेटिव का साइन इट इज, 216 क्या होता है, ये होता है 6 का क्यूब। तो आंसर क्या आ जाएगा, चूंकि नेगेटिव का साइन भी गिवन, तो आंसर क्या आएगा, नेगेटिव का 6 कॉमा नेगेटिव का 6 ओमेगा कॉमा नेगेटिव का 6 ओमेगा स्क्वायर। अ वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट, कि देखो हमेशा याद रखो जो भी चीज आपको गिवन है ना क्यूब रूट, उसका क्यूब रूट के फॉर्म में आपका आंसर आना चाहिए। लेट सपोज 8 गिवन है, तो 8 का क्यूब रूट क्या होगा, 2 होता है, लेट उसकी फॉर्म में आ रहा है। 27 गिवन है, उसका क्यूब रूट क्या होता है, 3 होता है। 125 गिवन है, उसका क्यूब रूट क्या होता है, 5 होता है। 64 गिवन है, उसका क्यूब रूट क्या होता है, 4 होता है। अब वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट, कोई मुश्किल चीज नहीं है इसके अंदर। अब दूसरे नंबर पे हमने प्रॉपर्टी क्या पढ़ी थी, सम की। याद रखिएगा बेसिक जो इनका एक कॉन्सेप्ट होता है ना, कि हमेशा याद रखिएगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का जो सम जब कभी भी आप लोगे ना, तो हमेशा बराबर होगा किसके, 0 के बराबर होगा। अच्छा ये आ कैसे रहा होता है, ऑल्दो अगेन आपको समझने की डिटेल में जरूरत नहीं है, मैं फिर भी बता देता हूँ। कि देखो जब ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, ओमेगा की वैल्यू होती है नेगेटिव का 1 प्लस का आयोटा रूट 3 डिवाइडेड बाय 2। सिमिलरली ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है बेटा, ये होती है नेगेटिव का 1 नेगेटिव का आयोटा रूट 3 डिवाइडेड बाय 2। जब यहाँ पे आप एलसीएम लोगे, एलसीएम लेके इसको सिंप्लीफिकेशन करोगे, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, बेसिक काटम पीटी करोगे, तो आपके पास तमाम वैल्यूज क्या हो जाएंगी, आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आंसर क्या आता है, हमेशा 0 के बराबर। अच्छा देन हमारे पास एक और प्रॉपर्टी इनकी हमने क्या पढ़ी, प्रोडक्ट की, कि भाई क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का प्रोडक्ट क्या होता है। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग बेटा, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का प्रोडक्ट बराबर होता है हमेशा 1 के। यानी कि अगर आप तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करवा दोगे आपस में, तो हमेशा आंसर क्या आएगा, 1 के बराबर आएगा। देन मैंने आपको इनकी स्क्वायर बेस्ड प्रॉपर्टी पढ़ाई, कि यार आप कभी भी कॉम्प्लेक्स पार्ट ऑफ द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का स्क्वायर लेते हो ना, तो आपको हमेशा अदर कॉम्प्लेक्स पार्ट मिल रहा होगा। आप ओमेगा स्क्वायर का जब स्क्वायर लोगे, आप जब ओमेगा स्क्वायर का जब स्क्वायर लोगे ना, तो ओमेगा की पावर 4 बनेगा। और हमें बात मालूम है कि यार ओमेगा, कभी भी ओमेगा पे अगर हाईएस्ट पावर आ रही हो, हमेशा उसको हम ब्रेक डाउन करते हैं, किसमें ब्रेक डाउन करते हैं, हम ओमेगा क्यूब में ब्रेक डाउन करते हैं। क्योंकि हमेशा याद रखिएगा ओमेगा क्यूब की वैल्यू बराबर होती है 1 के, ऑलवेज रिमेंबर दिस कॉन्सेप्ट। जिस तरह हमारे पास दुनिया में आयोटा स्क्वायर की वैल्यू बराबर होती है ना नेगेटिव 1 के, वैसे ही ओमेगा क्यूब की बराबर होती है पॉजिटिव के 1 के। तो आपके पास कभी भी ओमेगा के ऊपर अगर हाईएस्ट पावर्स आ रही होती है, हमेशा हम कोशिश करते हैं इसको क्यूब के अंदर ब्रेक करने की। तो ये क्या बन जाएगा बेटा, ये हो जाएगा हमारे पास सिंपल तरीके से ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, तो हमारे पास सिंपल आंसर आ गया ओमेगा के। इस तरीके से ओमेगा का अगर आप स्क्वायर लोगे तो ये ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा। अच्छा अब रेसिप्रोकेटेड प्रॉपर्टी क्या होती है, कि देखो हमें चूंकि ये बात मालूम है कि ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर बराबर है 1 के, तो जाहिर सी बात है ओमेगा अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां के डिवाइड हो जाएगा। सिमिलरली ओमेगा स्क्वायर अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वहां पे आके ओमेगा क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये दोनों एक दूसरे का क्या होते हैं, इनवर्स होते हैं, दोनों एक दूसरे का क्या होते हैं, इनवर्स भी फॉर्म करते हैं, रेसिप्रोकल फॉर्म करते हैं, दूसरे का रेसिप्रोकल होते हैं। तो और चौथे नंबर के ऊपर जो मैंने आपको इनकी चार प्रॉपर्टीज एक साथ पढ़ाई, वो क्या पढ़ाई मैंने आपको, कि भाई स्क्वायर ऑफ ईच अदर, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर यानी कि दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। आप एक दफा एक को ऊपर रखोगे, दूसरा उसका रेसिप्रोकल बन जाएगा। एक दफा आप दूसरे को ऊपर रखोगे, पहला वाला उसका रेसिप्रोकल बन जाएगा। तीसरे नंबर में मैंने आपको पढ़ाया दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट होते हैं। कॉन्जुगेट का मतलब ही क्या होता है, इमेजिनरी टर्म का साइन कन्वर्ट करना। तो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर एक दूसरे के हमेशा दुनिया में क्या होते हैं, कॉन्जुगेट होते हैं। और चौथे नंबर पे सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो हमने डिस्कस करी वो थी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वाली, कि बेटा याद रखिएगा ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होते हैं। और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को पढ़ाया था, कि देखो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब ये होता है कि यार अगर मैं किसी टर्म को किसी टर्म से मल्टीप्लाई करवाऊं, तो आंसर में मुझे क्या मिले, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, जो कि 1 के बराबर होती है। तो मेगा इंटू मेगा स्क्वायर को जो मल्टीप्लाई करवाओगे, तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। तो इसका मतलब क्या, दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी हैं। अच्छा इसके अंदर एक बेसिक कॉन्सेप्ट और भी होता है, ऑल्दो बेसिक तो नहीं है, आसान से ही कॉन्सेप्ट है, कि यार अगर आपके पास, हमेशा याद रखिएगा,
1 प्लस का ओमेगा स्क्वायर बराबर होता है 0 के। इसका मतलब क्या है कि अगर कहीं पे लिखा हुआ होगा 1 प्लस का ओमेगा, तो पॉजिटिव के ओमेगा स्क्वायर को दूसरे भेज दो, वहां पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव का ओमेगा स्क्वायर। अगर कहीं पे सिंपल ओमेगा प्लस का ओमेगा स्क्वायर आ रहा हो, तो इसका मतलब क्या है, किसके बराबर होगा, नेगेटिव के 1 के। कहीं पे अगर आ रहा हो आपके पास 1 प्लस का ओमेगा स्क्वायर, ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा नेगेटिव के ओमेगा के। कल की कुछ अरसा कबल की बात है, मैं नस का नेट फोर 2022 का 23 का सॉल्व कर रहा था, बल्कि नहीं, एनईटी का पेपर सॉल्व कर रहा था मैं भी रिसेंटली। मैं एनईटी के अंदर एनईटी का 2007 का पेपर सॉल्व कर रहा था, उसमें पहले ही क्वेश्चन ये गिवन था। उसके अंदर क्वेश्चन बेसिकली ये पूछा हुआ था कि लेट सपोज क्वेश्चन था 1 - का ओमेगा। आगे एग्जामिनर कह रहा था कि भाई आगे आ रहा है तुम्हारे पास नेगेटिव का ओमेगा की पावर 6, और आगे एग्जामिनर कह रहा था कि भाई आगे तुम्हारे पास क्वेश्चन आ रहा है सॉल्व करने के लिए, इस तरीके से क्वेश्चन आ रहा था। फॉर एग्जांपल इतना ही समझ लो कि आपके पास बेसिकली ये क्वेश्चन आ रहा था। अब देखो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कैसे करोगे, लॉजिक क्या सॉल्व करने की, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है यार। अगर आपके पास क्वेश्चन आ रहा है 1 - ओमेगा की पावर 6, देखो सॉल्व कैसे करते हैं। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, ओमेगा के ऊपर कभी भी आपकी हाईएस्ट पावर आ रही हो, वी ऑलवेज ट्राई टू मेक इट इन ओमेगा स्क्वायर, वी ऑलवेज ट्राई टू ब्रेक इट इन ओमेगा स्क्वायर। तो भाई हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है, ओमेगा और ओमेगा 6, मैंने शायद स्क्वायर कह दिया। इससे क्या कहा कि बेटा देखो कभी भी आपके पास अगर ओमेगा की हाईएस्ट पावर आ रही होती है, वी ऑलवेज ट्राई टू ब्रेक इट इन ओमेगा क्यूब, बिकॉज ओमेगा क्यूब इज ऑलवेज इक्वल टू 1, सही है ना। अब देखो मेरे पास क्वेश्चन आ रहा है 1 - का ओमेगा। अब देखो ओमेगा की पावर 6, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसको ओमेगा क्यूब में ब्रेक करवा दूंगा, तो क्या बन जाएगा, मुझे पता है भाई 6 के टेबल 3 में कहाँ पे आएगा, 3 2 6 होता है ना भाई, ऐसा ही है। तो 3 2 क्या होता है, 6 के बराबर होता है। तो ये क्या बन गया, ये बन गया 1 - का ओमेगा। और ओमेगा क्यूब क्या होता है, ओमेगा क्यूब बराबर होता है 1 के, बाहर स्क्वायर का स्क्वायर। तो स्क्वायर प्लस के 1 को 1 ही रहने देगा, तो इस 1 से देखो नेगेटिव का 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो आपका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, नेगेटिव का ओमेगा। अभी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखा है, अभी आहिस्ता आहिस्ता क्वेश्चन के लेवल को इंक्रीज करेंगे। अभी मैंने बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन लिखा है, देखो कैसे सॉल्व किया, बड़ी बेसिक सी चीज है। क्या ओमेगा की पावर से उसको ब्रेक डाउन करवा दिया, कैसे ब्रेक करवाया कि भाई 6 के टेबल के अंदर आपके पास 3 कहां पर आता है, 3 के टेबल में 6 कहां पर आता है, आपने सिंपल उसको 3 में कन्वर्ट करवाया। एंड सिंस ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1, तो आपने सिंपलीफिकेशन उसकी करवा दी इजीली। बहुत बच्चों वाला स्टेप है, कोई मुश्किल चीज नहीं है इसके अंदर। अच्छा, मगर अगर मैं इससे मुश्किल क्वेश्चन के ऊपर लेके जाऊं, फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहता हूं कि मेरे पास क्वेश्चन आ रहा है दुनिया के अंदर, मैं आपसे कहता हूं कि भाई याद रखिएगा, लेट सपोज मेरे पास एक क्वेश्चन आ रहा है। अब देखो हमेशा ये बात बेटा अपने जहन में रखिएगा कि ओमेगा क्यूब किसके बराबर होता है, ओमेगा क्यूब बराबर होता है 1 के, ओके। इसी तरीके से अगर मैं आपसे कहता हूं कि कहीं पे लिखा हुआ है ओमेगा की पावर 6, तो जाहिर सी बात है ये भी किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। क्योंकि बेटा देखो हमेशा ये बात जहन में रखो कि जो भी आपके पास ओमेगा क्यूब है ना, वो किसके बराबर है, 1 के। तो जो भी 3 के टेबल में नंबर आ रहा है ना, वो भी हमेशा 1 के बराबर ही होगा, नॉर्मल सी बात है। अगर मैं आपके पास लिखता हूँ ओमेगा की पावर 9, तो ये भी किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। अगर मैं आपके पास कभी लिखता हूँ कि भाई ओमेगा की पावर 15, ये भी किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। मैं आपके पास लिखता हूँ ओमेगा की पावर 21, ये भी किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। यानी कि 3 के टेबल के अंदर जो भी नंबर आ रहा होगा ना, वो हमेशा क्या होगा, 1 के बराबर होगा। क्योंकि नॉर्मल सी बात है, ओमेगा क्यूब 1 के बराबर होता है। अब किसी को भी सिंपलीफाई करवाओगे आपके लिए काम आसान हो जाएगा। लेट सपोज अगर मैं आपके सामने लिखता हूँ ओमेगा की पावर 30, तो ये भी किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। मैं आपके पास लिखता हूँ ओमेगा की पावर 90, तो ये भी किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। मैं आपके पास लिखता हूँ ओमेगा की पावर 9000, ये भी किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। इसका मतलब है क्या, इसका मतलब ये कि भाई 3n इज माई नेचुरल नंबर। इस 3n को मैंने क्या कह दिया, अपना एक ऐसा नंबर कह दिया कि भाई इसके ऊपर कोई भी वैल्यू आएगी ना, 3 का कोई भी मल्टीपल होगा, 3 का कोई भी मल्टीपल होगा, उसके ऊपर मुझे आंसर हमेशा 1 मिलेगा। जिस तरह मैंने आयोटा के ऊपर आपको शॉर्टकट सिखाया था, वैसे यहाँ पे एक शॉर्टकट है हमारे पास कि बेटा ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग कि भाई 3 की पावर के अंदर आप 3 का मल्टीपल कोई भी नंबर आ रहा होगा दुनिया में, उसका आंसर हमेशा क्या होगा, 1 के बराबर होगा। तो इस कॉन्सेप्ट को अगर शॉर्टकट पे आपको सॉल्व करवाऊं तो क्या बन कि बेटा देखो, यानी कि मैंने आपसे क्या कह दिया कि 3 से दुनिया में कोई भी नंबर मल्टीप्लाई होगा, वो हमेशा उसका आंसर क्या होगा, 1 के बराबर। फॉर एग्जाम्पल यानी कि मैं आपसे क्या कह सकता हूँ, मैं आपसे कह सकता हूँ कि भाई ओमेगा की पावर आपके पास अगर 3n प्लस का 1 आ रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा। भाई इसका आंसर आपके पास कैसे निकालोगे। अब देखो मुझे ये बात मालूम है कि दुनिया के अंदर कभी भी ओमेगा की पावर में 3n कहीं पे भी आपको दिख जाए, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हमेशा 1 के बराबर होगा। यानी कि ओमेगा की पावर में अगर 3n दिख जाए, इसका आंसर क्या होगा बेटा, 1 के बराबर होगा। मगर यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या आ रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है ओमेगा की पावर में 3n प्लस का 1। अब इसको सॉल्व कैसे करोगे, देखो मैथ्स का बेसिक कॉन्सेप्ट होता है व्हेनेवर टू टर्म्स मल्टीप्लाई एंड देयर बेसिस आर सेम, देयर पावर इज ऑलवेज एडेड। तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा a की पावर k प्लस का 1। तो इसका वाइस वर्सा स्टेप क्या होगा कि भाई अगर कहीं पे आपके पास पावर्स ऐड होके आ रही है, तो आप उसको ब्रेक करके भी तो लिख सकते हो ना। तो ब्रेक करके क्या बन जाएगा, a की पावर b इंटू ए स्क्वायर। सिमिलरली अगर कहीं पे आपके पास आ रहा है ना ओमेगा की पावर 3n प्लस का 1, तो इसको अगर आप ब्रेक करके लिखोगे तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा ओमेगा की पावर 3n इंटू ओमेगा। तो ओमेगा की पावर 3n कैंसिल आउट हो गया, आंसर क्या आ गया, ओमेगा के बराबर। सिमिलरली अगर मैं आपसे कहता हूं कहीं पे लिखा हुआ आ रहा है ओमेगा की पावर 3n प्लस का 7, तो अब देखो इसको सॉल्व कैसे
करोगे। देखो याद रखो, जब इसको आप ब्रेक करवाओगे तो ओमेगा की पावर 3n तो कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बच जाएगा ओमेगा की पावर 7। अब इसको फर्दर सॉल्व करवाना पड़ेगा। क्या 7 3 के टेबल में आता है? मुझे खुद सोच के बताओ, क्या 7 3 के टेबल में आता है? आप तमाम लोग बोलोगे सर नहीं आता। उससे छोटा कौन सा नंबर आता है? सर 7 से छोटा नंबर 6 आता है। तो मैं क्या करूंगा, इसको ब्रेक करवा सकता हूँ। तो कैसे ब्रेक करवाऊंगा? ओमेगा की पावर 6 इंटू ओमेगा के ऊपर, तो ओमेगा की पावर 6 तो 1 हो जाएगा, और सिंपल आंसर क्या आ जाएगा, ओमेगा के बराबर। सिमिलरली अगर मैं आपसे कहता हूं कहीं पे लिखा हुआ आ जाए ओमेगा की पावर 3n प्लस का 3, इसका आंसर क्या होगा? भाई इसका आंसर डायरेक्टली 1 के बराबर होगा। सर कैसे? अरे भाई इसको जब आप ब्रेक डाउन करवाओगे तो बेटा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ओमेगा की पावर 3n, आगे क्या हो जाएगा, आगे हो जाएगा मेरे पास सिंपल तरीके से ओमेगा का क्यूब एज इट इज का एज इट इज। क्योंकि देखो व्हेनेवर टू टर्म्स आर मल्टीप्लाइड देयर पावर आर ऑलवेज एडेड। इसका वाइस वर्सा स्टेप क्या होगा, कहीं पे पावर अगर ऐड हो रही है तो आप उसको ब्रेक करके लिख दो मेरा प्यारा बेटा। तो क्या बन जाएगा, ओमेगा की पावर 3n इंटू ओमेगा की पावर क्यूब। अब वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट। अब मुझे बताओ इसमें क्या मसले की बात है। अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दूं सॉल्व करने के लिए, कि आप मुझे सॉल्व करके बताओ। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहता हूँ क्वेश्चन आ रहा है हमारे पास, ओमेगा की पावर 3n प्लस का 55, तो बताओ इसका आंसर क्या होगा, शाबाश जल्दी से। सॉल्व करने में वो कितना टाइम लगा, अभी आपको उसकी शॉर्टकट भी सिखाऊंगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की नीड नहीं है। सॉल्व करने का देखो वैसे आसान तरीका क्या है, सबसे पहले तो इसको ब्रेक करवाओगे तो बेटा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ओमेगा की पावर 3n इंटू ओमेगा की पावर में 55। अब देखो ओमेगा की पावर 3n तो हमेशा 1 के बराबर होता है। ओमेगा की पावर 55 को कैसे सॉल्व करवाओगे, ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, कभी भी ओमेगा के ऊपर अगर हायर पावर होती है हमेशा ओमेगा क्यूब फॉर्म करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ओमेगा क्यूब किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। अब देखो क्या 55 3 के टेबल में आता है, नहीं आता। कौन सा नंबर आता है 55 से पहले का, क्या 54 आता है? यस सर 54 आ सकता है। तो इसका मतलब है क्या बन गया, मैं इसको ब्रेक करवा लूंगा ओमेगा की पावर 54 इंटू ओमेगा के अंदर। कैसे? कि देखो ओमेगा की पावर 54 का मतलब क्या है, 54 का मतलब ये कि भाई सिंपल तरीके से 3 का टेबल अगर आप पढ़ो ना, क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 3 1 3 एंड 3 8 जार इज 24 इंटू ओमेगा का ओमेगा। तो ये तो आपके पास कैंसल आउट हो गया। तो आपके पास सिंपल आंसर क्या आ जाएगा बेटा, ओमेगा के बराबर आ जाएगा। क्वेश्चन हमारा यहाँ पे सॉल्व हो गया। ये बहुत सिंपल सी चीज है। अभी हमारे पास ये क्या है, बहुत सिंपल सी चीज है, कोई मुश्किल बात नहीं है इसके अंदर। मगर अगर मैं इसको थोड़ा डिफिकल्ट कर दूं आपके लिए, अगर मैं क्वेश्चन को थोड़ा डिफिकल्ट कर दूं और फिर मैं आपसे बोलूं कि मुझे जरा इसका आंसर बताइए। अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत ज्यादा आईबी के अंदर भी आया हुआ है, ये नस्ट में भी आया हुआ है, फास्ट में भी आया हुआ है, एनईटी के अंदर भी आया हुआ है, लम्स में भी आया हुआ है। एग्जामिनर कहता है कि भाई अगर तुम्हें मैं क्वेश्चन देता हूँ, जरा सॉल्व करके अब ट्राई करके मुझे बताइए कैसे सॉल्व करेंगे। अगर मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ कि क्वेश्चन आ जाए ओमेगा की पावर 235, आगे कहता हूँ या 234 कर लो, चलो 234 कर लो पहले। ओमेगा की पावर 234 प्लस ओमेगा, आगे आ रहा है पावर के अंदर 1 2 3 4 5। अब जरा सॉल्व करके बताओ कैसे सॉल्व करेंगे, शाबाश। अच्छा भाई, अब बेटा एक सबसे इंपॉर्टेंट तरीन कॉन्सेप्ट के ऊपर मूव करेंगे, वन ऑफ माय फेवरेट कॉन्सेप्ट, वन ऑफ माय फेवरेट क्वेश्चंस। भाई ये क्वेश्चंस आपको हर यूनिवर्सिटी के अंदर मिलेंगे और बेतहाशा मिलेंगे। फॉर एग्जांपल आईबीए के अंदर, एनईडी के अंदर, नस्ट के अंदर, फास्ट के अंदर, लम्स के अंदर, यूईटी के अंदर, हर यूनिवर्सिटी के अंदर आपको मिलेंगे, और ऐसे डिफिकल्ट वाले क्वेश्चन तो आपको बेतहाशा मिलेंगे। अब देखो दो तरीकों से बच्चा सॉल्व करने की कोशिश करता है। एक तरीका तो वो होता है जो भाई आपको ट्यूशन वाले बाजी बाजी ने पढ़ाया हुआ होता है। वो क्या तरीकेकार होता है कि अपने हाथों की उंगलियों में बैठ के गिन रहे होगे कि भाई सर सर हाशिम ने पढ़ाया था कि कभी भी ओमेगा के ऊपर अगर हाईएस्ट पावर आ रही होगी तो हमें मालूम है कि हम ओमेगा क्यूब फॉर्म करेंगे, क्योंकि ओमेगा क्यूब बराबर होता है 1 के। तो एक तरीकेकार तो ये है, नॉर्मल मेथड है। एक इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने की बेटा शॉर्टकट भी होता है। इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का शॉर्टकट क्या होता है, ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग। आपको एक बड़े मजे का शॉर्टकट पढ़ाऊंगा। देखो मैंने आयोटा के अंदर भी आपको शॉर्टकट पढ़ाया था ना, वैसे यहाँ पे भी एक शॉर्टकट है कि आपके पास ओमेगा के ऊपर कोई भी अगर पावर गिवन है ना, आपके पास ओमेगा के ऊपर कोई भी पावर आ रही है, आपने करना क्या है, आपने डायरेक्टली इस पावर को ऐड करवा देना है। आपस के अंदर क्या करवा दोगे, ऐड। तो क्या बन जाएगा, देखो ये बन गया 2 + 3 + 4 किसके बराबर आ जाएगा, 4 के अंदर अगर आप 3 का इजाफा करोगे 7, और 7 में 2 का इजाफा क्या बन गया, 9 बन गया। जो भी आपका आंसर आएगा ना, इसको अब आपने सिंपल तरीके से क्या करवाना है, 3 के ऊपर, क्योंकि देखो हम क्या फॉर्म कर रहे हैं, हम क्यूब रूट फॉर्म कर रहे हैं ना। तो हमें क्या करना है, हमें क्यूब पे डिवाइड करवाना है। सही है मेरे प्यारा बेटा। तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा देखो डायरेक्टली कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 3 9 हो गया। तो आपके पास क्या कोई रिमाइंडर बच रहा है, नहीं, रिमाइंडर आपका क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। इसका मतलब इस वाली पर्टिकुलर ओमेगा का डायरेक्टली आंसर क्या होगा, ओमेगा 0 के बराबर होगा। सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आ रहा है 1 2 3 4 5, इतना बड़ा नंबर आ रहा है। आपने सिंपल क्या करना है, पावर्स को आपस में ऐड करवा देना है। तो पावर्स को क्या करवा दोगे बेटा, आपस में ऐड करवाओ, क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा देखो बेटा 3 और 2 5,
4 और एक 5 और एक 5, तो क्या बन गया, ये 15 बन गया ना सही। आपके पास क्या बन गया, 15 बन गया। तो जो भी आपका आंसर आया उसको क्या करवा दो, 3 पे डिवाइड करवा दो। 3 पे डिवाइड करवाओगे तो क्या बनेगा, ये हो जाएगा 3 5 पर 15। तो आपके पास डायरेक्टली यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, रिमाइंडर 0 आ जाएगा। अगर आपके पास 0 रिमाइंडर आ रहा है, इसका मतलब कि जो भी आपका रिमाइंडर आ रहा है ना, इसको उठा के आपने क्या करना है, अपने यहाँ पे प्लॉट कर देना है कि इस पूरी वैल्यू की जगह के ऊपर आपका रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया, यहाँ पे 0 आ जाएगा। दुनिया के अंदर किसी भी टर्म की पावर अगर 0 हो मेरा बेटा, इसका मतलब होता है 1। तो इसका मतलब है ओमेगा की पावर 0 भी आ रही है, ओमेगा की पावर 0 आ रही है, तो क्या बन गया, 1 + 1। यानी कि इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर क्या होगा, 2 के बराबर होगा। इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर क्या होगा बेटा, 2 के बराबर होगा। भाई चुटकी बजा के सॉल्व करोगे शॉर्टकट के ऊपर, मैथफ्लिक्स शॉर्टकट है, कोई और टीचर नहीं पढ़ाएगा आपको बैठ के, मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्टकट। सिमिलरली देखो मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर कहते हैं ओमेगा की पावर 234 प्लस ओमेगा की पावर 230, कैसे सॉल्व करोगे। देखो सबसे पहले हमेशा अपनी पावर को देखो, जो भी पावर आ रही है उसको आपस में बैठ के ऐड करो। क्या बन गया, ये बन गया 2 + 3 + का 4। इस केस के अंदर ये दोबारा क्या बन जाएगा, 9 बन जाएगा। तो मुझे पता है कि भाई 9 बन रहा है, तो इसका रिमाइंडर क्या होगा, 3 के टेबल में 9 आता है, तो उसका मतलब रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे ओमेगा के ऊपर पावर क्या आ गई, 0 आ गई। अब अगला नंबर देखो, अगला नंबर आ रहा है 236। तो इसको देखते हैं इसमें क्या बनेगा। देखो जो भी ओमेगा पे पावर आ रही है ना, सिंपल आपने इसको क्या करवाना है, ऐड करवाना है। ऐड करवाओगे तो क्या बन गया, 6 + 3 9, 9 में 2 का इजाफा करोगे 11। अब देखो 11 3 के टेबल में नहीं आता, तो मैंने 3 का टेबल पढ़ूंगा। 3 के टेबल से छोटा नंबर कौन सा आता है, 3 4 आर 12, 3 3 आर 9। तो यानी कि देखो 9 छोटा नंबर है। 11 में से अगर मैं 9 को माइनस करूंगा तो जाहिर सी बात है क्या बचेगा, 2। यानी कि रिमाइंडर कितना आ रहा है, 2 का आ रहा है। जो भी आपका रिमाइंडर होगा ना, उसको हमेशा ओमेगा की पावर पे डालोगे, ओमेगा की पावर पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब ये क्या बन गया, यानी कि मेरा आंसर क्या आ गया, मेरा आंसर सिंपल तरीके से आ गया 1 + ओमेगा स्क्वायर के बराबर। और हमें ये बात मालूम है कि 1 + ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है नेगेटिव के ओमेगा के। यानी करेक्ट आंसर क्या होगा, नेगेटिव का ओमेगा। सिमिलरली देखो बेटा, ओमेगा की पावर 934 प्लस का ओमेगा की पावर 936 आ रहा है। इसको सिंप्लीफाई करने के शॉर्टकट के आसान तरीका देखो। आसान तरीका क्या है कि भाई सिंपल तरीके से आपने पावर्स को आपस में ऐड करवा लिए, तो क्या बन जाएगा, 9 + 3 + का 4 किसके बराबर आएगा, भाई ये आ जाएगा मेरे पास 9 में 3 का इजाफा 12, 12 में 3 का इजाफा करेंगे तो 15, 15 और एक 16। तो क्या बन गया, 16। क्या 16 मेरे पास 3 के टेबल पे आता है, ये चेक कर लेते हैं। 3 5 जार 15 होता है, तो कितना रिमाइंडर बच गया, देखो रिमाइंडर आपके पास आ गया 1 का। यानी कि सिंपल तरीके से मेरे प्यारे शागिर्दों क्या बन गया, ये बन गया ओमेगा की पावर 1। सिमिलरली 936 आ रहा है, तो 936 को भी चेक कर लेंगे। 9 प्लस का 3 प्लस का 6, तो 9 प्लस का 3 15, 15 में 3 का इजाफा 18, 18 में 3 का इजाफा 21। तो 21 तो बेटा आता है हमारे पास 3 के टेबल में, नॉर्मल सी बात है। तो जाहिर सी बात है, तो डायरेक्टली मेरे पास क्या हो जाएगा, ये तो हमारे पास डायरेक्टली हो जाएगा, क्योंकि रिमाइंडर मेरा 0 आ जाएगा यहाँ पे। तो क्या बन जाएगा, ओमेगा की पावर 0। तो अब देखो मेरे पास ये क्या बन गया, ये बन गया ओमेगा प्लस का 1। क्योंकि देखो ओमेगा की पावर 0 का मतलब क्या, 1 के बराबर। तो 1 + ओमेगा क्या होता है, नेगेटिव के ओमेगा स्क्वायर के बराबर। तो क्वेश्चन क्या हो गया हमारा, विद इन सेकंड्स के अंदर सॉल्व हो गया। क्या मसले की बात है, मुश्किल क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। ये आ रहा है ओमेगा की पावर नेगेटिव का 98 प्लस का ओमेगा की पावर नेगेटिव का 46। अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करोगे, अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। एग्जामिनर कहते हैं कि भाई ओमेगा की पावर -98 है। अब देखो इसका मतलब क्या, अगेन कॉन्सेप्ट आपका सेम रहेगा। बल्कि एक काम करो ना, आप सॉल्व करके मुझे बताओ। अब इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करके बताओ शॉर्टकट के ऊपर, शाबाश। अब देखो बेटा, मेरे पास जो मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिया, इट इज आल्सो एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को सॉल्व अगेन सेम शॉर्टकट पे करोगे। भाई सिंपल तरीके से कभी भी ओमेगा के ऊपर कोई भी पावर आ रही हो, सिंपल उसको ऐड करवाओ। भाई 9 में अगर 8 का इजाफा करोगे तो बेटा क्या बन जाएगा, जाहिर सी बात है अगर आप 9 में 8 का इजाफा करते हो तो इट शुड बिकम किसके बराबर, 17 के बराबर बन जाएगा। तो ये बन गया हमारे पास 17। अब इसका अंडर रूट लेके चेक कर लो भाई, 17 का 3 के टेबल में आता है, नहीं आता। कौन सा छोटा नंबर आता है, 15 आएगा। 3 का 3 किसके ऊपर आएगा, 3 5 15, 3 6 18 होता है ना, क्योंकि 3 5 15 हो गया। तो यानी कि रिमाइंडर क्या बचा, रिमाइंडर 2 का बचा। जो भी रिमाइंडर आपका बचा है ना, उस ओमेगा की पावर पे आ जाएगा। मगर जाहिर सी बात है, यहाँ पे ओमेगा की पावर में क्या था, नेगेटिव साइन भी था। तो ऑब्वियसली मेरे प्यारा बेटा, जो मेरा रिमाइंडर होगा वो ऐसे आ जाएगा। क्लियर है। अब देखो अगला नंबर क्या है, 46। जो भी ओमेगा की पावर पे नंबर आ रहा है ना, आपने शॉर्टकट को यूटिलाइज करना है। शॉर्टकट क्या कहता है, जो भी पावर में नंबर आ रहा है उसको ऐड करो, ये बन गया 10। अब देखो 10 भी मेरे पास 3 के टेबल में नहीं आता, क्या आता है, 9 आएगा ना। जाहिर सी बात है क्या बन जाएगा, 3 3 जार 9। तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, यहाँ से रिमाइंडर आ जाएगा 1 के बराबर। तो जो भी रिमाइंडर आ रहा है ना, उसको आपने बेसिकली क्या करना है, अपनी ओमेगा की पावर पे लिख देना है। अब चूंकि यहाँ पे बाहर नेगेटिव साइन था, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, नेगेटिव की वैल्यू। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई कैसे करवाएंगे, बेटा सिंप्लीफाई करवाने के लिए बेसिक यहाँ पे पहले वो ले लो, यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन करवा लो। उसको कैसे कि देखो पावर में नेगेटिव साइन अगर आ रहा हो, तो इसको ऊपर से आप नीचे भेज दोगे। इस तरीके से इस टर्म को भी ऊपर से नीचे भेज दोगे। अब यहाँ पे एलसीएम लोगे। एलसीएम कैसे लेते हैं कि बेटा नीचे वाली टर्म को नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो इट शुड बिकम
ओमेगा क्यूब। ये ओमेगा जाके अपने क्रॉस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये ओमेगा स्क्वायर जाके अपने क्रॉस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आपका आंसर ऊपर क्या आ जाएगा, ओमेगा प्लस का ओमेगा स्क्वायर नेगेटिव का 1, और ओमेगा क्यूब क्या होता है, पॉजिटिव 1 के बराबर। तो फाइनल आंसर क्या आ रहा होगा, -1 आ रहा होगा। फाइनल आंसर क्या आ रहा होगा आपके पास, -1 आ रहा होगा। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। मुझे बताइए इसमें क्या मसले की बात है, बच्चे बच्चे सॉल्व करते हैं भाई हमारे मुल्क के, ऐसे क्वेश्चंस को हमारे मुल्क के बच्चे बच्चे सॉल्व कर सकते हैं, क्या इशू है इसमें। वैसे एक मेरे पास जो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है, इसको ऑल्दो मैंने ऊपर सरसरी से डिस्कस किया था, बट मैं अगेन यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट भी आपको देना चाह रहा हूँ कि अगर लेट सपोज मैं कभी आपसे क्वेश्चन पूछ लूं कि अगर मैं आपसे कभी भी कह दूं ना कि फाइंड द क्यूब रूट, अगर कभी भी मैं आपसे कहूं कि भाई फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द फॉलोइंग, लेट सपोज मैं आपको क्वेश्चन देता हूं और इस क्वेश्चन में आपसे कहता हूं कि मुझे क्यूब रूट फाइंड करके बताइए किसका, 729 का। देखो सॉल्व करने का पैटर्न क्या होता है, अगेन इस चीज को मैंने ऊपर भी एक्सप्लेन किया था, दोबारा बता देता हूँ। कभी भी ये वाले एमसीक्यूज पेपर में बहुत आते हैं असल में। अच्छा इसमें एक चीज और आती है, एग्जामिनर आपसे कहेगा फाइंड द सम ऑफ रूट ऑफ 729। एग्जामिनर क्या बोलेगा, फाइंड द सम ऑफ रूट ऑफ 729। अभी रिसेंट ईयर्स के अंदर जो है ना, ये फास्ट के अंदर, नस के अंदर, एनईडी के अंदर, मैंने और 3-4 यूनिवर्सिटीज के अंदर बहुत ये क्वेश्चन आया। अब देखो सॉल्व करने की लॉजिक क्या है, मैं इस एमसीक्यूज की वजह से आपको ये वाली चीज दोबारा पढ़ा रहा हूँ कि देखो कभी भी क्यूब रूट आपको निकालना है, आपको कोई भी नंबर गिवन है, हमेशा देखो वो नंबर किसका क्यूब आ रहा है। अब देखो 729 क्या होता है, 729 हमारे पास दुनिया के अंदर 9 का क्यूब होता है। किसका क्यूब होता है, 9 का क्यूब होता है। अब देखो इसका क्यूब रूट का फॉर्मूला क्या होगा, अगेन आपको बेसिक क्यूब रूट का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, 1 ओमेगा स्क्वायर। अगर आपको 729 का क्यूब रूट निकालना है तो भाई सेम पैटर्न पे निकलता है, क्या आंसर आएगा, आंसर आएगा आपके पास 9 स्क्वायर। वेरी सिंपल थिंग है, क्या आंसर आएगा के बराबर होगा। और अगेन ये आता कैसे, मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं कि भाई सिंपल तरीके से आप क्यूब रूट कंसीडर करवाओगे यहाँ पे किसके ऊपर, 729 के ऊपर, सिंप्लीफिकेशन करवाओगे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला, ब्ला 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 ब्ला। डेरिवेशंस आर नॉट इंपॉर्टेंट हियर, सही है ना। तो असल चीज क्या, आपको डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। अभी रिसेंट ईयर्स के अंदर एक क्वेश्चन जो बड़ा फेमस हुआ था ना, वो ये क्वेश्चन था कि एग्जामिनर कहता है कि सम ऑफ रूट बताइए 729 का। अब देखो सम ऑफ रूट कैसे निकालोगे 729 का, हमेशा याद रखिएगा किसी भी क्यूब रूट का जो सम होता है ना, वो किसके बराबर होता है, 0 के बराबर। डायरेक्टली इस एमसीक्यूज का आंसर क्या होगा, 0 होगा। मगर ये 0 बनता है क्यों, उसको भी समझ लो। एग्जामिनर कह रहा है कि सम ऑफ रूट बताओ किसका, 729 का। अब देखो मुझे पता है कि 729 के क्यूब रूट क्या होते हैं, ये होते हैं 9, और फिर आगे क्या होता है 9 ओमेगा, फिर होता है 9 ओमेगा स्क्वायर। तो अगर मुझे सम निकालना है तो मैंने तीनों को आपस में ऐड करवा दिया। तो यहां से अगर आप 9 को कॉमन लोगे तो बेटा क्या बन जाएगा, जाहिर सी बात है बन जाएगा 1 प्लस का ओमेगा स्क्वायर। तो 1 प्लस का ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, 0 के बराबर। तो फाइनली 0 किसी भी टर्म से मल्टीप्लाई होगा, वो भी खत्म हो जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सिमिलरली अगर मैं आपसे कहता हूं कि लेट सपोज मेरे पास क्वेश्चन आ रहा है नेगेटिव का 64, तो नेगेटिव के 64 के क्यूब रूट्स क्या होंगे। देखो 64 किसका होता है, 64 किसका आपके पास क्यूब होता है, 64 हमारे पास होता है 4 का क्यूब। यानी कि मैं क्या कह सकता हूँ, क्योंकि नेगेटिव का 64 है तो नेगेटिव के 4 का क्यूब बन गया। तो मेरे पास इसके क्यूब रूट्स क्या आ जाएंगे, इसके क्यूब रूट आ जाएंगे आपके पास, क्योंकि नेगेटिव के अंदर है तो ये आएगा नेगेटिव का 4 कॉमा नेगेटिव का 4 ओमेगा कॉमा नेगेटिव का 4 ओमेगा स्क्वायर। अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, क्लियर है मेरे प्यारा बेटा। सिमिलरली अगर मैं आपसे कहता हूं कि कहीं पे लिखा हुआ आ जाए आपके पास इसका, अच्छा इसका सम ऑफ रूट क्या होगा, अगेन इसका भी सम ऑफ रूट आपके पास किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। भाई किसी भी क्यूब रूट का सम ऑफ रूट क्या होता है, 0 के बराबर होता है। उसके पीछे सिंपल लॉजिक होती है कि भाई 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर हमेशा 0 के बराबर होता है। ये वाली बात क्लियर होगी सारे बच्चों को। भाई ये एक एमसीक्यूज आया हुआ था, मैंने इस एमसीक्यूज की वजह से पूरी चीज दोबारा आपको पढ़ा दी। अक्सर बच्चे इसमें कंफ्यूज हो गए थे कि सर ये 729 का सम ऑफ रूट पूछा हुआ है। अबे अल्लाह के बंदे 729 का सम ऑफ रूट का मतलब क्या है, उसका क्यूब रूट का सम ऑफ रूट आपसे मांगा हुआ है। क्योंकि कहीं भी रूट का अगर क्वेश्चन आ रहा है तो उसका मतलब फौरन से पिकअप करोगे कि यार ये रूट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट आ रहा है और क्यूब भी गिवन है आपको, तो उसका मतलब क्या है, क्यूब रूट की फॉर्म आपको निकालना है, उसको क्यूब रूट की फॉर्म में उसको कन्वर्ट करते हुए सिंप्लीफाई करना है। इट्स अ वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट। अच्छा ये वाली बात यहाँ तक क्लियर होती है, पल्ले पड़ती है सारे बच्चों को। तो अब मैं हमारे पास एक बेसिक कॉन्सेप्ट, अच्छा भाई हमारे पास एक बड़े मशहूर हमारे शहजादे होते हैं, इनका नाम होता है पोलर फॉर्म। अब देखो मैंने आपको पहले ही बताया था पोलर फॉर्म होता क्या है भाई। आप जिस तरह नॉर्मल अपने ग्राफ के ऊपर अपने टेबल को रिप्रेजेंट करते हो ना, वैसे ही हमारे पास पोलर फॉर्म होती है भाई। पोलर फॉर्म कहती है कि भाई मुझ पे भी रिप्रेजेंट करवाओ। अगेन दुनिया में एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, उसके ऊपर भी हम चीजों को रिप्रेजेंट करवाते हैं। तो भाई क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को हम पोलर फॉर्म की अंदर कैसे लिखते हैं, जरा उसको समझना बड़ा जरूरी है। अब देखो पोलर फॉर्म बेसिकली होती क्या है, एक ऐसी दुनिया के अंदर फॉर्म जो हमेशा हमारे पास आर और थीटा के अंदर डील करती है। एक ऐसी फॉर्म जो हमेशा किस में डील करती है, आर और थीटा के अंदर। हियर आर इज बेसिकली द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट एंड थीटा इज बेसिकली द एंगल।
बहुत नॉर्मल सी बात है। कहने का मकसद क्या है कि देखो, अगर मुझे अपने क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को पोलर फॉर्म में लिखना है ना, तो ये एमसीक्यूज बिलियन डॉलर्स का एमसीक्यूज है, बिलियन डॉलर्स के इसके 3 एमसीक्यूज बहुत पेपर में आएंगे। अब देखो, मैं रट्टे नहीं लगवाना चाहता, मैं चाहता हूँ मेरे शागिर्द को बात क्लियर हो जाए, मैं चाहता हूँ मेरे शागिर्द को बात समझ में आए, पल्ले से बांध ले बात को। अब देखो, मेरे पास पोलर फॉर्म अगर मुझे फॉर्म करनी है ना, मैं आपके सामने एक सिंपल सर्कल को ड्रॉ करता हूँ, मैं बड़ी बेसिक सी बात करूंगा यार, घुमा फिरा के बात नहीं करनी, एक सिंपल सर्कल आपके सामने ड्रॉ करता हूँ। अब देखो, मुझे इस सर्कल के अंदर जो है ना, इन क्यूब रूट ऑफ शहजादों का, क्यूब रूट के शहजादों की ड्रॉ करना है। कैसे ड्रॉ करूंगा? अब देखो, मुझे पता है कि यार एक नॉर्मल सर्कल जो होता है ना, एक नॉर्मल जो मेरे पास एंगल की रोटेशन होती है वो 360 डिग्री के ऊपर होती है, यानी कि कंप्लीट एंगल जो रोटेट होता है 360 डिग्री के ऊपर रोटेट होता है। मगर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारे पास बड़ी तीन चीजें आ रही हैं, एक आ रहा है वन, एक आ रहा है ओमेगा, एक आ रहा है ओमेगा स्क्वायर। तो मैं कंसीडर क्या कर रहा हूं, मैं कंसीडर करता हूं कि मेरे पास जो सर्कल है ना, मेरे पास एक यूनिट सर्कल है। मैं ये कंसीडर करके चल रहा हूं कि मेरे पास एक सर्कल कैसा आ रहा है, यूनिट सर्कल आ रहा है। यूनिट सर्कल दुनिया के अंदर एक ऐसा सर्कल होता है बेटा, जिसका रेडियस हमेशा क्या होता है, 1 के बराबर होता है। यानी कि आप सेंटर से इधर जाओ, इधर जाओ, इधर जाओ, इधर जाओ, कहीं पे भी जाओ, यूनिट सर्कल दुनिया में एक ऐसा सर्कल होता है जिसका रेडियस क्या होता है, 1 के बराबर। अब देखो, मैं आपसे एक सिंपल सी एक लॉजिक देता हूं। मेरे पास यहाँ पे कितनी चीजें आ रही हैं, मेरे पास ये तीन चीजें आ रही हैं, तीन हिस्से आ रहे हैं। मुझे इस कंप्लीट जो एंगल है ना, एक जो कंप्लीट एंगल होता है सर्कल का 360, मुझे इस 360 डिग्री को इन तीन चीजों के अंदर बराबर तकसीम करना है। फॉर एग्जांपल, आपके घर के अंदर आपके तीन बहन भाई हैं, आपके अम्मा अब्बा क्या करते हैं, कोई लेस के चिप्स लेकर आते हैं, कोई आपके बिरयानी लेकर आते हैं, तो अपने तमाम बच्चों में इक्वली डिवाइड करते हैं। ऐसे ही होता है ना भाई। हमारे घरों में तो क्या होता है कि वो अगर कैडबरी की डेयरी मिल्क होती है, तो स्केल से नाप नाप के दो बहनें या दो भाई आपस के अंदर तकसीम कर रहे होते हैं, ऐसे ही होता है ना भैया। तो सिमिलरली अगर मुझे इनकी इनका एंगल निकालना है, क्योंकि देखो, पोलर फॉर्म के अंदर एग्जामिनर पता है क्वेश्चन पेपर में पूछेगा, पूछेगा एग्जामिनर ये कि भाई व्हाट इज द पोलर फॉर्म ऑफ द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, या विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पोलर फॉर्म ऑफ द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ये बच्चों को समझ में नहीं आता है निकाला कैसे गया, हालांकि निकाला बहुत सिंपल है कि रट्टे मारने की नीड ही नहीं है। अब देखो कैसे निकालूंगा, मुझे सबसे पहले देखना पड़ेगा कि मेरा जो एंगल है ना, ईच पर्टिकुलर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के ऊपर कितना डिवाइड हो रहा है। मेरा जो एक एंगल है ना, वो कितने क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के पास कितना कितना आ रहा है, यानी कि कितने हिस्सा कितने के पास आ रहा है, मुझे चेक करना है। कैसे चेक करूंगा? देखो, मुझे मालूम है कि टोटल एंगल दुनिया में क्या होता है, 360 के बराबर। यहाँ पे कितनी टर्म्स हैं, तीन है। तो मैं अगर इसको 3 पे डिवाइड करवाऊं तो आंसर क्या आएगा? अगर मैं इसको 3 पे डिवाइड करवा दूं तो आंसर आएगा 3 1 3 और 3 2 6 120। यानी कि एक पर्टिकुलर टर्म के पास 120 डिग्री का एंगल एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई फॉर एग्जांपल, यहां से यहां पे 0 डिग्री होगा, इधर से, सही है ना? अब 120 डिग्री कहीं इधर कहीं एग्जिस्ट कर रहा होगा, नॉर्मल सी बात है भाई। यहाँ पे हमारे पास स्ट्रेट लाइन के ऊपर क्या होता है, 90 डिग्री स्ट्रेट लाइन पे मिलता है। तो 120 डिग्री इधर कहीं एग्जिस्ट कर रहा होगा, नॉर्मल सी बात है। और उसके बाद फिर दूसरा मेरे पास कहाँ क्या होगा, यानी कि देखो, मेरे पास स्टार्टिंग एंगल क्या आ गया, 0 आ गया। मेरे पास पहला इंटरवल क्या आ गया, 120 का। अब दूसरा इंटरवल भी क्या होगा इसके 120 के बाद, तो 120 प्लस का 120 क्या हो जाएगा, 240 हो जाएगा। और 240 मुझे लगभग यहाँ कहीं पे मिल रहा होगा। ये पूरी बात मैं भी दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा, परेशान होने की जरूरत नहीं, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है कि मैंने इसको इस तरीके से तीन हिस्सों में ब्रेक कर लिया। सर ये आपने तीन हिस्से कैसे बना दिए, इसको समझाएं। कि देखो, हमने क्या करा, हमने अपने जो हमारे पास कंप्लीट एक सर्कल का एंगल होता है ना, इसको मैंने इक्वली तीन हिस्सों में तकसीम कर लिया, 120 डिग्री, 120, 120। ऐसा करने के पीछे बेटा लॉजिक क्या है, बात समझो। कि भाई देखो, मुझे अगर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को फॉर्म करना है ना, तो भी पोलर फॉर्म का मतलब ही क्या होता है, आर और थीटा वाली फॉर्म। इसके मायने ये होते हैं कि यार, आपको ये फाइंड आउट करना है कि यार आपका जो एक वन है या ओमेगा है या ओमेगा स्क्वायर है, ये पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम पे कहाँ लाई कर रहा है। अब इसको निकालने के लिए मैं थीटा कैसे रखूंगा, भाई मुझे पता है कंप्लीट एंगल 360 का है। तो हमने क्या करा, 360 को 3 पे डिवाइड करवा दिया। इसका मतलब ईच पार्ट के पास कितना इंटरवल आ रहा है, ईच पार्ट के पास 120 डिग्री का इंटरवल है। यानी कि देखो, जीरो से लेके मेरे पास 120 डिग्री तक, फॉर एग्जाम्पल, ये वन का हिस्सा है। अब 120 के बाद अगेन इसमें 120 डिग्री का मैं इजाफा करूंगा तो क्या बन जाएगा, 240 डिग्री बन जाएगा। 120 120 इजाफा करो 240 बन जाएगा। तो ये फॉर एग्जांपल ओमेगा का हिस्सा है। अब 240 के अंदर जब मजीद 120 का इजाफा करोगे 360 बन जाएगा। और ये वाला हिस्सा फॉर एग्जांपल ओमेगा स्क्वायर का। जरा बात समझिएगा, बात बड़ी मजे की अब है। अब देखो, मुझे इसकी वैल्यूज निकालनी है। बाय द वे, आपको ये बात शायद मालूम होनी चाहिए, और मैंने पढ़ाई भी है कि बेटा पोलर फॉर्म के अंदर हमेशा जो हमारे पास थीटा होता है वो किस फॉर्म में लिखा जाता है, रेडियन की फॉर्म में। तो भाई 120 डिग्री को अगर मैं रेडियन में कन्वर्ट करूं तो क्या बन जाएगा, 120 डिग्री रेडियन में किसके बराबर होता है, बराबर होता है 2 पाई बाय 3 के। 240 डिग्री रेडियन में किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है हमारे पास 4 पाई बाय 3 के। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, अब मैं इसको क्या लिखूंगा कि मेरे पास देखो जो वन है ना, ये वन किसके बराबर है, यानी कि जो पहला वाला मेरे पास ये
क्यूब रूट ऑफ यूनिटी था, ये बराबर होगा आर थीटा के। अब देखो पोलर फॉर्म क्या होती है, आर थीटा की फॉर्म। आर क्या है, यहाँ पे जहन में क्वेश्चन आता है सर आर क्या है। भाई आर आपके पास सेंटर से लेके कोने तक का डिस्टेंस है, और सेंटर से लेके कोने तक का डिस्टेंस हमारे पास क्या होगा यहाँ पे, रेडियस, और रेडियस क्या होगा यहाँ पे, 1 के बराबर। क्यों 1 के बराबर होगा, क्योंकि मेरा बेटा देखो हमने यूनिट सर्कल कंसीडर करा है। यूनिट सर्कल के अंदर हमेशा हमारा रेडियस जो होता है 1 के बराबर होता है। तो मेरा पहला फॉर्मूला क्या आ गया, पहला फॉर्मूला आ गया 1,2π/3। हो सकता है कि बच्चा बोले सर ये कैसे आ गया 2π/3। भाई डिग्री से रेडियन में जाने के लिए हमेशा बेटा π/180 से मल्टीप्लाई करवा दो, मल्टीप्लाई करवाओगे 2π/3 आ जाएगा। सिमिलरली 240 डिग्री को अगर आप अगेन π/3 किससे मल्टीप्लाई करवाओगे, 1π/180 से, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 4π/3। याद रखिएगा भाई, मुझे तो डायरेक्टली वैल्यूज याद है, तो आपको भी याद होनी चाहिए। अगर आपको नहीं याद तो एटलीस्ट आप डिग्री से रेडियन निकालने का बेसिक फॉर्मूला ध्यान में रखो, आप डायरेक्टली कन्वर्ट करवा लो। तो आपके पास देखो पहला फॉर्मूला क्या आ गया, ये आ गया। दूसरा फॉर्मूला क्या आएगा, यानी कि ओमेगा के लिए आपका आंसर क्या होगा, ओमेगा को पोलर फॉर्म में क्या लिखते हैं, ओमेगा की वैल्यू पोलर फॉर्म के अंदर हमारे पास क्या होगी, ओमेगा की वैल्यू क्या होगी। अच्छा मैंने वैसे बाय द वे मैंने जल्दबाजी में गलती, सिंपल तरीके से π/180 से मल्टीप्लाई करवा के, सिंस बेटा मुझे तो याद रहती है वैल्यूज, क्योंकि हम ऑब्वियसली बेताशा पढ़ा रहे होते हैं, बट आपके लेवल के ऊपर अगर आपको नहीं पता 120 किसके बराबर है, तो भाई 120 डिग्री को π/180 से मल्टीप्लाई करवाओगे, रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। सिमिलरली 240 को 4π/3 में कैसे कन्वर्ट किया, रेडियन के अंदर कन्वर्ट करवाओगे π/180 से मल्टीप्लाई करके। अब देखो आपको करना क्या है, आपको इन क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की वैल्यू पोलर फॉर्म में लिखनी है। कैसे लिखोगे, कि देखो मेरे पास पहला क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या है, 1 के बराबर। अब देखो मुझे किस में लिखना है इसको, आर थीटा की फॉर्म में। किस में इसको लिखना है, आर थीटा की फॉर्म में। अब देखो मेरा आर क्या है, मेरा आर है रेडियस। सर्कल का रेडियस किसके बराबर है, सेंटर से लेकर कोने तक का डिस्टेंस, ये 1 के बराबर। तो मेरा आर क्या है, 1 के बराबर। अब देखो चूंकि मेरा ये पहला एंगल है, पहली चीज आ रही है ना, पहली चीज आ रही है, तो पहला एंगल क्या है, 0 के बराबर। पहला एंगल क्या है, 0 के बराबर। तो मेरा थीटा किसके बराबर होगा, 0 के बराबर, क्योंकि देखो मेरा पहला सेगमेंट है ना, ये 1 जो है मेरा पहला सेगमेंट है। तो भाई 1 के लिए मेरा एंगल क्या है, 0 है। अब देखो सिमिलरली, अब जब मैं ओमेगा की वैल्यू निकालूंगा, तो आर थीटा पे ओमेगा की वैल्यू क्या होगी, अगेन इसके लिए भी ओमेगा के अंदर आर जो मेरा होगा ये 1 ही रहेगा। मगर थीटा क्या होगा मेरा, अब की बारी में थीटा हमारा क्या होगा, 120 डिग्री का। थीटा किसके बराबर होगा, 120 डिग्री का, यानी कि ये बन जाएगा 2π/3 का। सिमिलरली जब मैं ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू निकालूंगा, ये क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी 1,4π/3। सो बेसिकली ये हमारे पास जो आंसर्स होते हैं ना, ये हमारे पास क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के आंसर्स होते हैं पोलर फॉर्म के अंदर। बहुत दफा पेपर के अंदर डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ओमेगा इन पोलर फॉर्म। क्या वैल्यू होती है ओमेगा की पोलर फॉर्म में, ये होती है 1,2π/3 के। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ओमेगा स्क्वायर इन पोलर फॉर्म, तो ये बराबर होती है 1,4π/3 के। या फिर एक दफा तो पेपर में ये क्वेश्चन आ गया था कि भाई 1,0,2π/3, 4π/3 represent which type of a coordinate system, या represent which thing, कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, या फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी। फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी का कॉन्सेप्ट अभी रहता है, उसको आगे चल के डिस्कस कर रहा हूँ मैं। तो भाई कहने का मकसद क्या है, कि भाई ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं, आपकी पोलर फॉर्म को रिप्रेजेंट करते हैं। और ये बहुत सिंपल चीज है, इसमें मतलब मुश्किल बात नहीं है। मैं चाहता तो मैं भी आपको दूसरे टीचर्स की तरह डायरेक्टली फॉर्मुला पढ़ा सकता था, बट मैंने कोशिश करी कि यार आपको पूरा पहले कॉन्सेप्ट दूं, ताकि आपको एटलीस्ट ये बात समझ में आए। देखो मेरी क्लास में अगर बैठे भी हो ना, रटे मारो गलत काम करो। रटे मारने वाला जाहिल आदमी है बेटा, सही है ना, रटे नहीं मारने इसके, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है यार, इसमें मतलब मुश्किल चीज क्या है, नर्सरी क्लास का बच्चा कर सकता है। अगर आपको ये डायग्राम समझ में आ गई, तो भाई सिंपल आपने वैल्यूज को निकालना है, मतलब बच्चों वाले रटे थोड़ी लगेंगे। तो ये आपके पास होती है पोलर फॉर्म। अच्छा अब मुझे बताओ, ये वाली बात पल्ले पड़ती है भाई, ये वाली बात समझ में आती है सबको, कोई मसले की बात, इसका कोई परेशानी की बात। वेरी नाइस क्वेश्चन, वेरी लॉजिकल क्वेश्चन। मेरा बेटा देखो हमने आर की हमारे पास ये 1 कैसे आ रहा है इसको समझ लो। देखो हमने हमने यहाँ पे यूनिट सर्कल कंसीडर करा है। मेरा बेटा यूनिट सर्कल का नाम ही यूनिट सर्कल है। अरे भाई यूनिट, कि भाई ये किससे समझ रहे हो, यूनिट सर्कल का मतलब ही क्या होता है, एक ऐसा सर्कल जिसका रेडियस 1 होता है। यूनिट का मतलब क्या होता है, 1 के बराबर होना। सिमिलरली दुनिया के अंदर होता है एक जीरो सर्कल, जीरो सर्कल का मतलब होता है एक ऐसा सर्कल जिसका रेडियस 0 के बराबर हो। ये बेसिक चीज आपको मालूम होनी चाहिए बेटा, पहली चीज। दूसरे नंबर के ऊपर एग्जामिनर देखो आपसे यहाँ पे क्या कह रहा है, एग्जामिनर कह रहा है कि यार आपको आर थीटा की फॉर्म में वैल्यू को प्लॉट करना है। अब देखो कैसे प्लॉट कर रहे हैं, आपने एक डायग्राम बनाई। देखो अगर मैं आपके सामने एक सिंपल सर्कल की डायग्राम बनाऊंगा ना, एक सिंपल आपके पास कोऑर्डिनेट वाली डायग्राम बनाऊंगा, आपके लिए समझना बड़ा आसान होगा। आप बोलोगे सर वाह वाह क्या डायग्राम बनाई आपने, वो तो बहुत आसान हो गया हमारे लिए। लेट सपोज मैं आपके पास सामने सिंगल डायग्राम बनाता हूँ इस तरह की। भाई मुझे पता है ये पहला क्वाड्रेंट है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, चौथा है। पहला स्टार्ट होता है 0 से, दूसरा स्टार्ट होता है 90 से, तीसरा स्टार्ट होता है 180 से, चौथा स्टार्ट होता है 270 से। लेट्स सपोज, है ना। अब आपके सामने अगर मैं एक नॉर्मल डायग्राम बनाता हूँ, इसके ऊपर कभी आप मुझसे क्वेश्चन नहीं करोगे कि सर ये 90 से क्यों स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि आपको पता है इसमें होता ही यही काम है। तो भाई यहाँ पे भी तो देखो ना, कि जो पहला क्वाड्रेंट है, पहला आपका सेगमेंट है, वो 0 से स्टार्ट हो रहा है। दूसरा जो आपका सेगमेंट है वो 120 से स्टार्ट हो रहा है। तीसरा जो आपका सेगमेंट है 240 से स्टार्ट हो रहा है। तो आपकी जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, इसमें तमाम वैल्यूज क्या आ गई, 0,
2 पाई बाई 3, 4 पाई बाई 3। भाई रेडियन में इसलिए इसको लिखा जाता है क्योंकि भाई हमेशा जो आर थीटा की फॉर्म होती है ना, जो पोलर फॉर्म होती है, उसमें कभी भी आप डिग्री की फॉर्म में एंगल डाल नहीं सकते बेटा, फांसी की सजा है उसके ऊपर। सीधा सीधा किसकी सजा है? फांसी की। आप अगर कभी भी एंगल डिग्री की फॉर्म में डाल दोगे ना, आपको क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा, पॉसिबल नहीं है उसके ऊपर। तो ये हमारे पास इस तरीके से फॉर्म हो रहा होता है। अभी इसको फर्दर एक और तरीके से समझेंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की नीड नहीं है। देखो हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक आता है ना क्लास के अंदर, वो आता है फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी, जिसके ऊपर हम अपनी आज की क्लास को वाइंड अप भी कर रहे होंगे। डेट इज फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी। अब इसके एमसीक्यूज आपको बेतहाशा पेपर्स के अंदर मिलेंगे। इसके एमसीक्यूज आपको बेतहाशा पेपर्स के अंदर मिलेंगे। और अगर क्लास के बाद मुझे कुछ चीज लगेगी एक्स्ट्रा, तो मैं साथ ही लेक्चर के अंदर अपलोड करते हुए ऐड भी कर दूंगा, सही है ना? ये कॉन्सेप्ट क्या कहलाता है? ये कॉन्सेप्ट कहलाता है फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी का। अब देखो फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी होता क्या, पहले बात समझो। हमारे पास फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी की वैल्यू आती कैसे है? लेट सपोज मैं आपसे कह रहा हूं कि यार मेरे पास एक क्वेश्चन है, मैं आपसे कहता हूं कि भाई अगेन सेम तरह का एक डेरिवेशन आपको दिखानी पड़ेगी पहले, कि भाई लेट सपोज मेरे पास कहीं पे लिखा हुआ है x इज इक्वल टू 4, अंदर मैंने 1 लिख दिया। ये मेरे पास देखो क्या आ रहा है, क्यूब, मेरे पास फोर्थ रूट आ रहा है, मेरे पास क्या आ रहा है? फोर्थ रूट आ रहा है। जब इस फोर्थ रूट को मैं रिमूव करूंगा तो पावर में क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 1 की पावर होल पावर है 1/4 आ जाएगा। क्योंकि देखो जब कभी भी आप फोर्थ रूट को रिमूव करोगे, जिस तरह स्क्वायर रूट जब रिमूव होता है तो पावर में क्या आता है? 1/2 आता है। अगर आपके पास फिफ्थ रूट आ रहा होगा, इसको रिमूव करोगे पावर में क्या आ जाएगा? 1/5 आ जाएगा। सिमिलरली फोर्थ रूट को अगर मैं रिमूव करूंगा तो पावर में क्या आएगा? 1/4 आएगा। अब देखो 1/4 को अगर मैं पावर को, याद रखिएगा, इक्वल टू के दूसरी तरफ कभी भी पावर जब जाती है ना, तो हमेशा किस फॉर्म में जाती है? रेसिप्रोकल फॉर्म में जाती है। तो ये बन जाएगा सिंपल, एक्स की पावर 4 इज इक्वल टू 1। अब मैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई करवाऊंगा तो ये हो जाएगा एक्स की पावर 4 माइनस का 1 इक्वल टू 0। अच्छा भाई, अब मैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई करवाऊंगा तो क्या बन जाएगा? ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, क्योंकि पावर 4 को सिंप्लीफाई करवाना है तो क्या करवाएंगे भाई? 1 पे भी स्क्वायर ले लेंगे। तो ये मेरे पास आ रहा होगा एक्स स्क्वायर प्लस का 1, और दूसरा फैक्टर होगा एक्स स्क्वायर माइनस का 1 इक्वल टू 0। तो मेरे पास यहाँ से भैया एक आंसर आ गया, एक वैल्यू आ गई एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, एक वैल्यू आ जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस का 1 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 को दूसरी तरफ भेजोगे, वहां जाके बन जाएगा नेगेटिव का 1। यहाँ से एक्स स्क्वायर को दूसरी तरफ भेजोगे, वहां जाके क्या बन जाएगा? पॉजिटिव का 1। तो आपके पास देखो यहाँ से दो तरह की वैल्यूज आ रही होंगी। एक आपके पास वैल्यू आएगी, अब जब x का मैं स्क्वायर को वहां पे भेजूंगा तो अंडर रूट में -1 बन जाएगा। तो यहां से एक मेरे पास कैसी वैल्यू आएगी? एक वैल्यू आएगी प्लस माइनस आयोटा की, और एक वैल्यू कैसी आएगी? प्लस माइनस के 1 की। सर ये क्या काम कर दिया, दोबारा एक्सप्लेन करें, समझ में नहीं आया। और दोबारा बताता हूँ कि देखो जब आपने फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी को सिंप्लीफाई करवाओगे मेरे बेटा, सिंपल चीज है, ऑल्दो डेरिवेशन के रट्टे नहीं मारने में, डेरिवेशन पेपर में कभी आएगी भी नहीं आपके पास, खुदा रहा। ये डेरिवेशन थोड़ी बहुत मैं बताता हूँ, इसलिए बताता हूँ आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए बेसिक लेवल के ऊपर। डेरिवेशन कभी डिटेल में नहीं जाना हम लोगों ने। अब देखो मैंने आपसे क्या कहा, हमने पावर 4 को क्या कर रहे हैं? रिमूव करें। तो क्या बन गया? एक्स की पावर 4 माइनस का 1। यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मुला अप्लाई करवाओगे तो क्या बन जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मुला अप्लाई करवाएंगे तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर स्क्वायर माइनस का 1 इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा आपके पास? ये हो जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस का 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस का 1 इक्वल टू। देखो हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मुला अप्लाई कर दिया ना। अब देखो दो फैक्टर्स आ गए, दोनों फैक्टर्स को आप बारी बारी जीरो पे कंसीडर कर लो तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, और एक दफा बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 1 इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करवाओगे तो आपके पास एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? ये आ जाएगी आपके पास सिंपल तरीके से, जब प्लस का 1 वहां पे जाएगा तो -1 बन जाएगा, ऑब्वियसली सी बात है। और जब मैं अंडर रूट को अप्लाई करूंगा तो यहाँ पे आयोटा आ जाएगा प्लस माइनस का। सिमिलरली यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस माइनस का 1 आ जाएगा। इसका मतलब है मेरे पास x की 4 वैल्यूज आ रही हैं। x की क्या वैल्यूज आ रही हैं? 4। तो क्लास के स्टार्ट में पढ़ाया था, जो भी तुम्हारी इक्वेशन की डिग्री होती है उतने तुम्हारे आंसर्स आते हैं। तो 4 आंसर्स आ रहे हैं। अब ये जो 4 आंसर्स होते हैं ना, इसको क्या क्या आंसर्स आ रहे हैं? एक आ रहा है 1, एक आ रहा है -1, एक आ रहा है आयोटा, एक आ रहा है नेगेटिव का आयोटा। ये बेटा ये कहलाता है हमारे पास दुनिया के अंदर फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी। इसको क्या कहा जाता है? फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी। ये वाले दो नंबर्स हैं, ये रियल नंबर्स होते हैं। ये वाले दो नंबर्स जो होते हैं इमेजिनरी नंबर्स होते हैं। तो याद रखिएगा ये आपके पास क्या है? फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी है मेरा प्यारा बेटा। क्या कहलाता है? ये फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी कहलाता है आपके पास दुनिया में, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी। अच्छा, तो आपको अगेन ये डेरिवेशन याद करने की नीड नहीं है, आपको खाली ये फॉर्मूला मालूम होना चाहिए कि फॉर्मूला क्या होता है फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी का। ये होता है अक्सर पेपर के अंदर, हर साल नस्ट के अंदर, फास्ट के अंदर, आईबी के अंदर, एनईडी के अंदर मैदान में पूछा जाता है। अच्छा, इसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। क्या प्रॉपर्टीज होती हैं आइए समझते हैं, बड़े मजे की प्रॉपर्टीज हैं इसकी भी। पहली प्रॉपर्टी क्या होती है?
पहली प्रॉपर्टी ये होती है कि भाई ये फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी जो होता है ना, इसका जो कॉम्प्लेक्स पार्ट होता है, द कॉम्प्लेक्स फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी आर एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। क्या कहा मैंने? कि भाई ये एडिटिव इनवर्स होते हैं। क्या चीज एडिटिव इनवर्स होती है? इनका कॉम्प्लेक्स पार्ट। कॉम्प्लेक्स पार्ट का मतलब क्या है? आयोटा और नेगेटिव आयोटा। कि देखो एडिटिव इनवर्स होगा हमेशा कौन सी चीज? कॉम्प्लेक्स पार्ट। द कॉम्प्लेक्स पार्ट ऑफ द फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी इज ऑलवेज द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। सर इसका मतलब क्या है? इतना मुश्किल जुमला आपने बोल दिया, जबान से भी नहीं उतर रहा। इसका मतलब क्या होगा? देखो इसका मतलब ये होता है कि लेट सपोज, एडिटिव इनवर्स होता क्या? पहले बात समझो, एडिटिव इनवर्स क्या होता है। एडिटिव इनवर्स कहा जाता है कि अगर मैं अपने किसी फंक्शन को आइडेंटिटी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करवाऊं, तो आंसर में मेरे पास क्या आ जाए? मेरे पास वापस से मेरी ओरिजिनल वैल्यू आ जाए। तो एग्जामिनर क्या कह रहा है? एग्जामिनर कहता है कि भाई अगर तुम इनके कॉम्प्लेक्स पार्ट्स को क्या करवा रहे हो? आपस के अंदर मल्टीप्लाई करवाते हो, एडिटिव इनवर्स लेते हो, एडिटिव इनवर्स ले रहे हो। अच्छा, इसको एडिटिव इनवर्स आप इस वे में समझ लो, ज्यादा बेहतर होगा। मैं आसान तरीन तरीका क्या है एडिटिव इनवर्स का, आप इनवर्स के फॉर्मूले समझ लीजिए, ज्यादा आसान रहेगा आपके लिए। कि भाई इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है? इनवर्स का फॉर्मूला ये होता है कि अगर आप किसी भी टर्म को उसी के इनवर्स से मल्टीप्लाई करवाओ ना, तो हमेशा आपके पास आंसर क्या आएगा? हमेशा आपके पास आंसर आएगा आइडेंटिटी एलिमेंट। आसान तरीन भाषा के अंदर, अगर मैं किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट को उसी के पर्टिकुलर इनवर्स के साथ बाइनरी ऑपरेट करवाता हूं, तो मेरा आंसर क्या आना चाहिए? आइडेंटिटी एलिमेंट। ये कहलाता है एडिटिव इनवर्स का बेसिक कॉन्सेप्ट, या किसी भी इनवर्स के पार्ट का बेसिक कॉन्सेप्ट। मैंने आपसे क्या कहा? मैंने आपसे कहा कि देखो हमारे पास फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी के अंदर जो कॉम्प्लेक्स पार्ट्स होते हैं ना, वो एक दूसरे का एडिटिव इनवर्स होते हैं। यानी कि लेट सपोज अगर मैं यहाँ पे आयोटा रखता हूँ ए के अंदर, और मैं उसी के इनवर्स के अंदर नेगेटिव का आयोटा रखता हूँ, इक्वल टू के बाद क्या बनेगा? देखो आयोटा माइनस का आयोटा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सिंपल जीरो के बराबर। और जीरो हमारे पास क्या होता है? एडिटिव आइडेंटिटी होता है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे नेगेटिव का आयोटा रखता हूँ और उसको प्लस करवाता हूँ पॉजिटिव के आयोटा के साथ, तो अगेन यहाँ पे क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। तो रिमेंबर दिस थिंग, की प्रॉपर्टी अक्सर पेपर में पूछ ली जाती है कि भाई कॉम्प्लेक्स फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी आर एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। रिमेंबर दिस थिंग, क्या होते हैं भैया? एक दूसरे का एडिटिव इनवर्स होते हैं। हमने एडिटिव इनवर्स के टॉपिक को बहुत डिटेल के अंदर रियल कॉम्प्लेक्स नंबर में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या है? कि भाई किसी भी फंक्शन को अगर आप उसके इनवर्स के साथ बाइनरी ऑपरेट करवाते हो, तो आंसर के अंदर आपको आइडेंटिटी एलिमेंट मिलना चाहिए। इट सिंपली मींस कि अगर मैं पहले वाले कॉम्प्लेक्स पार्ट को रखता हूँ और दूसरा उसका इनवर्स नेगेटिव आयोटा रखता हूँ, तो आंसर में क्या मिलेगा? जीरो मिलेगा मुझे। फिर नेगेटिव आयोटा प्लस आयोटा, ये भी जीरो मिलेगा। इसका मतलब आप क्या लिख सकते हो? आप लिख सकते हो कि भाई कॉम्प्लेक्स फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी आर एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। इसको आप यहाँ पे अपने पास इस तरीके से नोट डाउन कर सकते हो। अच्छा, एक और प्रॉपर्टी क्या होती है? एक और प्रॉपर्टी अगर आप अपने पास लिखो ना, कि कॉम्प्लेक्स फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी आर रेसिप्रोकल मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स टू ईच अदर। आप इसको ये भी लिख सकते हो कि भाई हमारे पास एक और प्रॉपर्टी जो बड़ी फेमस प्रॉपर्टी होती है, आप इसको लिख सकते हो इस तरीके से कि जो कॉम्प्लेक्स रूट्स होते हैं ना, हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स रूट्स होते हैं यहाँ पे, ये ना सिर्फ एक दूसरे का रेसिप्रोकल होते हैं, बल्कि एक दूसरे का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स भी होते हैं। दो प्रॉपर्टीज हैं कि भाई हमारे पास फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी के अंदर जो भी हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स रूट्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स रूट्स का मतलब ही क्या है? कि भाई आपके पास आयोटा और नेगेटिव आयोटा, ये एक दूसरे का ना सिर्फ रेसिप्रोकल है, बल्कि एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी है। कैसे है? कि देखो अगर मैं आपसे कहता हूं कि यार मैं आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करवाऊंगा, या आयोटा को नेगेटिव आयोटा से मल्टीप्लाई करवाऊंगा, तो बेटा देखो आंसर क्या मिलेगा? आयोटा को जब नेगेटिव आयोटा से मल्टीप्लाई करवाओगे, तो आंसर क्या आएगा? नेगेटिव का आयोटा स्क्वायर। और आयोटा स्क्वायर इटसेल्फ बराबर होता है नेगेटिव वन के, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया? पॉजिटिव वन हो गया। यानी कि आंसर में क्या आ गया आपके पास? आपके पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मिल गया आंसर में। इसका मतलब है क्या? कि भाई आयोटा और नेगेटिव आयोटा जब मल्टीप्लाई होते हैं, तो हमेशा आंसर क्या मिलेगा? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मिलेगी आपको। कहने का मकसद क्या है? कहने का मकसद ये कि भाई आपके पास फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी के अंदर जो भी कॉम्प्लेक्स पार्ट होते हैं, वो एक दूसरे का ना सिर्फ रेसिप्रोकल होते हैं, बल्कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी होते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे निकाल लो भाई? बहुत सिंपल सी चीज है। आप अगर नेगेटिव आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करवाओगे, तो नेगेटिव का आयोटा स्क्वायर बनेगा, और नेगेटिव आयोटा स्क्वायर क्या होता है? पॉजिटिव वन के बराबर होता है। यानी कि देखो अगर मैं अपने ओरिजिनल टर्म को उसी के इनवर्स से मल्टीप्लाई करवाता हूं, तो मुझे आंसर में क्या मिल रहा है? अपनी आइडेंटिटी मिल रही है। बेसिक चीज है, हमने ऑलरेडी डिस्कस करी थी लास्ट क्लास में। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता ही क्या है? कि भाई अगर आप किसी भी टर्म को उसी के इनवर्स से मल्टीप्लाई करवाओ, तो आंसर में क्या मिलना चाहिए? आइडेंटिटी एलिमेंट मिलना चाहिए। तो अगर आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे सेम काम हो रहा है कि भाई अगर मैं ए को इस डायरेक्ट से मल्टीप्लाई करवाता हूँ, तो आंसर में क्या मिल रहा है? आइडेंटिटी एलिमेंट मिल रहा है। तो नेगेटिव आयोटा और सिंपल आयोटा एक दूसरे का क्या है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। जब आपस
से मल्टीप्लाई होते हैं तो आंसर क्या आएगा आपके पास, पॉजिटिव का 1 आएगा, जो कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी होता है। तो सिंपल वे में सॉल्व हो गया। यानी कि कहने का मकसद क्या है कि भाई एक सिंपल प्रॉपर्टी है इनकी, तो बेसिक चीज है भाई, कोई मुश्किल बात नहीं है इसके अंदर। अच्छा, एक और चीज अपने जहन में रखिएगा कि कॉम्प्लेक्स फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी आर कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर। थर्ड प्रॉपर्टी के तौर पे अपने जहन में आप क्या रख सकते हो बेटा, मैं आपको क्वेश्चंस के ऊपर जैफा इरफान एक साथ ही देखूंगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। तीसरे नंबर के ऊपर प्रॉपर्टी क्या लिख सकते हो कि यार ये दोनों एक दूसरे का क्या होते हैं, कॉन्जुगेट होते हैं। कैसे कॉन्जुगेट होंगे उसको भी समझ लीजिए। लेट सपोज मैं कहीं पे आयोटा लिखता हूँ, मैं अगर आयोटा का कॉन्जुगेट लूंगा तो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा नेगेटिव का आयोटा बन जाएगा। सिमिलरली अगर मेरे पास कहीं पे नेगेटिव आयोटा लिखा हुआ है, मैं इसका कॉन्जुगेट लूंगा। कॉन्जुगेट में करते ही क्या है, इमेजनरी टर्म का साइन ही चेंज करते हैं ना, कॉन्जुगेट में हम करते ही क्या हैं, इमेजनरी टर्म का साइन चेंज करते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, पॉजिटिव का आयोटा बन जाएगा। तो रिमेंबर दिस थिंग कि आपके पास फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी के अंदर जो कॉम्प्लेक्स रूट होते हैं वो एक दूसरे का कॉन्जुगेट भी होते हैं। क्या होते हैं, एक दूसरे का कॉन्जुगेट भी होते हैं। बहुत दफा पेपर के अंदर एमसीक्यू पूछा जाता है। सिमिलरली लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कि भाई हमारे पास जो चौथी प्रॉपर्टी होती है, बड़ी बच्चों वाली प्रॉपर्टी हमने ऑलरेडी डिस्कस करी हुई है, और वो तो हर बच्चा ही देख सकता है कि यार आपके पास जो कॉम्प्लेक्स रूट्स होते हैं ना, जो कॉम्प्लेक्स रूट्स होते हैं ये हमारे पास प्योरली इमेजनरी होते हैं। क्या होते हैं भैया, प्योरली इमेजनरी होते हैं। मतलब उसने ये लिखा हुआ है कि भाई क्या होते हैं, प्योरली इमेजनरी। याद रखिए कि भाई आपके पास फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी जो आ रहा है इसमें 1 - 1 रियल पार्ट्स हैं और आयोटा नेगेटिव आयोटा इमेजनरी पार्ट्स हैं। ये बात मैंने आपको ऑलरेडी ऊपर बता दी थी कि भाई क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के आपके पास जो कॉम्प्लेक्स रूट ऑफ यूनिटी आ रहा है, यानी कि फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी आ रहा है, इसके जो कॉम्प्लेक्स पार्ट्स आ रहे हैं वो कैसे आ रहे हैं, प्योरली इमेजनरी आ रहे हैं। तो ये कॉन्सेप्ट होता है इसका हमेशा बेसिक सा। क्लियर है मेरा प्यारा बेटा। मैं उसको साथ में उसको भी अपलोड कर दूंगा इंशाल्लाह ताला अज़्ज़ा। तो मगर यहाँ पे मैं एक चीज जो आपसे डिस्कस करना चाहूंगा ना, वो होगी फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी का पोलर फॉर्म। अगेन पोलर फॉर्म का कॉन्सेप्ट आ रहा है मेरे प्यारे शागिर्दों, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब देखो पोलर फॉर्म का कॉन्सेप्ट क्या होगा कि अगर मुझे पोलर फॉर्म के अंदर फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी को डिफाइन करना है। अगेन जल्दी से ओवरव्यू आपको बता देता हूँ कि देखो मेरे पास लेट सपोज सर्कल आ रहा है, हमसे एग्जामिनर क्या कह रहा है, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी को बताओ पोलर फॉर्म में इसकी वैल्यू क्या होगी। अब देखो आपको पता है कि पोलर फॉर्म होती क्या है, ये होती है 1, -1 आयोटा नेगेटिव आयोटा। तो अब देखो चार एलिमेंट्स आ रहे हैं, कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं, चार। तो मुझे पता है कि कंप्लीट सर्कल की रोटेशन होती है 360 की, तो मैं इसको डायरेक्टली 4 पे डिवाइड कर दूंगा। 4 पे डिवाइड कर दूंगा तो इसका मतलब एक सेगमेंट कितने का मिलेगा मुझे, 90 डिग्री का मिलेगा। कितने का मिलेगा, 90 डिग्री का, जो कि नॉर्मल क्वाड्रेंट होता है मेरा। यानी कि अब जरा बात समझो, अब अगर आप बात समझो तो क्या बन गया भाई, ये हमारे पास हो जाएगा सिंपल तरीके से किसके बराबर। भाई ये अगर मैं इसको सिंपल तरीके से बनाऊं ना, ये ऐसे बना दिया। अब देखो इसका मतलब है क्या, यहाँ पे जाहिर सी बात है 0 डिग्री होगा, यहाँ पे क्या होगा 90 होगा, यहाँ पे क्या होगा 180 होगा, यहाँ पे क्या होगा 270 होगा। और मुझे ये बात पता है कि भाई जीरो तो जीरो ही होता है, 90 का एक और नाम क्या होता है, पाई/2 होता है। 180 का एक और नाम क्या होता है, पाई होता है। और 270 का एक और नाम क्या होता है, ये होता है 3 पाई/2। अब देखो हमें ये बात मालूम है कि भाई अगेन मैंने एक यूनिट सर्कल कंसीडर करा है। यूनिट सर्कल का मतलब भी क्या होता है, एक ऐसा सर्कल जिसका रेडियस क्या होगा, हमेशा 1 के बराबर होगा। फॉर एग्जाम्पल ये मेरा पहला सेगमेंट है 1 का, ये मेरा -1 का सेगमेंट है, ये मेरे पास आयोटा का सेगमेंट है, ये मेरे पास नेगेटिव आयोटा का सेगमेंट है। तो मेरे पॉइंट्स क्या आ जाएंगे, अरे पॉइंट बहुत सिंपल आ गए कि भाई देखो 1 को, जो फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी का 1 होता है, इसको आप सिंपल तरीके से पोलर फॉर्म में कैसे लिखोगे, देखो आर आपका हमेशा 1 ही रहेगा क्योंकि आप यूनिट सर्कल कंसीडर कर रहे हो ना। और आपके पास थीटा की वैल्यू क्या होगी, थीटा किसके बराबर होगा, देखो मेरा कहां से स्टार्ट हो रहा है, मेरा एंगल स्टार्ट हो रहा है 0 से, थीटा क्या होगा 0 के बराबर होगा। मेरे पास दूसरी फोर्थ यूनिट ऑफ यूनिटी क्या है, -1। अगेन देखो आर तो मेरा 1 ही रहेगा, मगर अब की बारी में सेगमेंट स्टार्ट कहां से हो रहा है, 90 डिग्री से। सेकंड कोऑर्डिनेट स्टार्ट कहां से होता है, 90 डिग्री से। तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, पाई/2 आ जाएगा। अब देखो मेरा तीसरा क्या आ रहा है, मेरा ये आ रहा है फॉर एग्जाम्पल आयोटा कह लो, नेगेटिव आयोटा कह लो, बात एक ही है। वैसे हम आयोटा लेते हैं पहले और नेगेटिव का आयोटा लेते हैं बाद में। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, आयोटा आ गया। अब ये क्या आ जाएगा 1 कॉमा, और ये देखो स्टार्ट किससे हो रहा है, पाई से हो रहा है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 1 कॉमा पाई के बराबर। नेगेटिव आयोटा के लिए क्या होगा, ये होगा मेरे पास सिंपल तरीके से अगेन 1 कॉमा 3 पाई/2। तो ये मेरे सिंपल वे में आंसर आ जाएंगे, डेट इज अ सिंपल कॉन्सेप्ट। ये अक्सर पेपर में पूछ लिया जाता है कि भाई आपकी पोलर फॉर्म के अंदर फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी की वैल्यूज क्या होंगी, वो इस तरीके से निकल कर आ रही होती हैं। अब आप मुझे जल्दी से बताइए भाई इसमें क्या मसले की बात है, क्या परेशानी की बात है, क्या प्रॉब्लम की बात है।